नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्रवण। आप सुन रहे रेडियो उड़ान पे मेरा ये एपिसोड बॉलीवुड कैप्सूल। कैसा हो अगर आमिर, सलमान और शाहरुख एक ही मूवी में आए? ये पॉसिबल तो नहीं है, वो लोग एक साथ कभी काम नहीं किए हैं। बट ऐसा एक किस्सा हुआ है कि एक मूवी आई थी जिसमें आमिर, सलमान, शाहरुख इन तीनों के डुप्लीकेट्स थे। और इस पिक्चर के डायरेक्टर थे इकबाल सुलेमान साहब। ये डायरेक्टर होने के साथ साथ एक्शन डायरेक्टर भी हैं। सो प्लीज वेलकम विद ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज मिस्टर इकबाल सुलेमान। इकबाल जी, स्वागत है आपका हमारे चैनल रेडियो उड़ान पे। कैसे हैं आप? एक नंबर। शशि, बहुत अच्छा लग रहा है। आप मेरे को, आपका भी खुद का भी कीमती वक्त था। आप भी कहीं दूर थे और मैं भी एक फिल्म की रेकी पे गया हुआ था, लेकिन अच्छा लग रहा है। और रेडियो उड़ान माशाल्लाह अल्लाह कामयाब करेगा। और हम लोग तो चाहते हैं हर मीडिया वाला हाइट पे हो। हाँ, तो शुरुआत से शुरू करते हैं। कैसे फिल्म लाइन में आना हुआ? फिल्म लाइन में फिल्म का शौक और फिल्मी कीड़ा बोलते हैं ना, वो जहन में था। हर इंसान के जो जहन में ना बहुत कीड़े होते हैं। मेरे पास एक फिल्मी कीड़ा था जो मुझे यहाँ तक ले आया। एज एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर आपने एक फिल्म की थी रिवाज, जिसमें आफ्ताब शुदासानी साहब थे, मिठुन साहब थे, इतनी बड़ी स्टार कास्ट थी। वो फिल्म उतनी पॉपुलर नहीं हुई। क्या वजह रही? मतलब क्या एनालिसिस किया आपने? ये तो अभी की फिल्म है मेरी, है ना। मेरे करियर की मतलब अभी 2017 की फिल्म आई है। रिलीज अभी हुई है। अच्छा। ये अभी 2024 में रिलीज हुई है। जी पे रिलीज हुई, जी टीवी पे। और आपने क्या पूछा इसके बारे में? कि ये फिल्म में आफ्ताब जी थे, मिठुन जी थे, फिल्म उतनी पॉपुलर नहीं हो पाई लोगों में। क्या था ये मुद्दा है ना, रिवाज। ये बड़ा मुद्दा है, ट्रिपल तलाक का। और हमारे जैसे इस्लाम में जायज़ है 3 निकाह, है ना, तलाक ये। लेकिन उसकी बहुत सी चीज़ें जो है ना कायदे कानून से है, गैर कानून नहीं है। लेकिन अभी जो अपना कानून पास हुआ था अपना कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑर्डर दिया 3 तलाक के बारे में, तो ये जो था ना, उसके वजह से ये जो थोड़ा हमको लग रहा था कंट्रोवर्सी होगी। क्योंकि हमारी फिल्म जब तैयार हो गई थी ना, उसके पहले जस्ट वो फिल्म अपना रिलीज हुई थी अपना मिथुन चक्रवर्ती की नहीं, हाँ ये, हाँ, यस, वो पिक्चर में बहुत कंट्रोवर्सी वगैरह हुई थी, है ना। तो हिंदू मुस्लिम भी बहुत हो रहा था। तो हम लोग को ये लग रहा था कि ये फिल्म में मुसलमान लोग जो है ना ज़्यादा वो करेंगे, तकलीफ देंगे फिल्म को। हम लोग 2017-18 में हमने फिल्म को सेंसर वगैरह करा लिया, सब अच्छे से था और पॉजिटिव था। इस देश के कानून के खिलाफ नहीं था, इस देश के कानून के हित में था। तो ये आपने जो पूछा ना कि ये इतनी बड़ी हिट क्यों नहीं हुई, एक्चुअली क्या होता है कि एक फिल्म बनाने के बाद आज का टाइम ऐसा हो गया कि जितना मेकिंग में पैसा लगता है, अगर ये फिल्म हमारी 8 करोड़ की थी, ये फिल्म हमने 8 करोड़ में बनाई है। आपने इसमें बताया आफ्ताब शुदासानी, मिथुन चक्रवर्ती, उसके अलावा मायरा सरीन जो बड़ी हीरोइन, तो भी हीरोइन जो है न्यू कमर्स थी, लेकिन जया पर्दा जी थे, अनीता राज थी, जाकिर हुसैन साहब थे, काफ़ी अच्छी स्टार कास्ट थी। फिल्म हमने देहरादून में की थी, पूरी फिल्म हमने देहरादून में की थी। लेकिन वो फिल्म 17 के बाद 18 में रिलीज हो गई। तो आजकल क्या होता है, फिल्म बनाओ और उसके बाद तुरंत उसकी पब्लिसिटी वगैरह करो और पिक्चर रिलीज कर दो। हम लोग डिले हो गए उसमें। तो फिल्म के प्रोमो आने के बाद हम जब नहीं आ पाए तो फिल्म भूल जाती है। आजकल फिल्म का जो पहले का जमाना था सिल्वर जुबली होने का 25 हफ्ते, आज का सिल्वर जुबली क्या है पता है? सिर्फ 3 दिन, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। तो ये माइनस पॉइंट रहा। और प्रमोशन के लिए एक्टर भी नहीं आ पाए, सब बिजी हो गए थे इसके लिए। और अगर प्रॉपर थिएट्रिकल रिलीज होती 100% कंट्रोवर्सी होती, 3 गुना पैसे कमाती। 8 करोड़ की फिल्म 25 करोड़ लाती। ये मेरा वादा है। क्या वजह थी जो ये फिल्म डिले हुई? क्या कारण? डिले इसलिए हुई कि फिल्म बन गई, अब उसको रिलीज करने की बात चल रही थी। तो मिथुन दादा इलेक्शन में खड़े हो रहे हैं, फिर इलेक्शन आ गए, फिर कहीं ना कहीं कुछ कांड हो जा रहा है, कभी हिंदू मुसलमान का बहुत ऐसा हो रहा है, झगड़े जैसा हो रहा है। हम उसमें आते थे तो शायद हमारी फिल्म में भी कुछ थिएट्रिकल आते। दोनों तीनों प्रोड्यूसर हमारे थे, वो अभी रिलीज करेंगे, तभी रिलीज करेंगे। फिर फिल्म बनाने के बाद 8 करोड़ में कोई खरीदने को तैयार नहीं था। तो ये, और उसको भी 8 करोड़ और प्रोड्यूसर लगाने को तैयार नहीं था। तो ये सब कारण, ज़्यादा इनिशियल स्टेज पे आने के बाद फिल्म बनाना आसान है, उसको रिलीज करना मुश्किल है। तो रिलीज हमारी डिले होने की वजह से
थोड़ी हमको ये मार झेलनी पड़ी, लेकिन हम लोग खुश हैं क्योंकि जी जैसे आउटराइट पूरा जी ने लिया है और हमेशा चलने वाला है। ये फिल्म यादगार रहेगी हमेशा, रिवाज हमेशा यादगार रहेगी। क्या पॉलिटिकल प्रेशर था आपको मूवी की इसी तरीके से बनानी है या ऐसी ही बनानी है कि आप बना ली जैसे आपको बनानी थी? नहीं, क्या होता है कि फिल्म जब आप बनाते हैं तो आप पे कोई भी दबाव नहीं होता है, लेकिन जब फिल्म बन जाती है और कोई ऐसा कंट्रोवर्शियल उसमें शॉट होता है या कोई सीन होता है या कुछ कॉस्ट्यूम होता है, तो उसके बाद में पब्लिक नाराज होती है। और कभी अभी आजकल तो बोलते हैं कि भाई पब्लिसिटी स्टंट है, ये ऐसा करवा रहा है, लेकिन कौन प्रोड्यूसर चाहेगा कि 10 करोड़ लगाने के बाद उसका 10 करोड़ ना आए? कौन चाहेगा? तो ये कुछ ऐसा नहीं था, कोई इशू नहीं था, कुछ नहीं था, अच्छा सब्जेक्ट था, नॉर्मल सब्जेक्ट था, लेकिन शायद नसीब की बात है ये सब। और शक्ति कपूर और संभावना सेठ, इनके साथ आपने मॉडल द ब्यूटी में काम किया, कैसा एक्सपीरियंस था इन दोनों के साथ? मॉडल द ब्यूटी एक्चुअली दोनों, शक्ति कपूर तो मेरे दोस्त भी है और संभावना मेरी बहुत बेस्ट फ्रेंड है। और संभावना जी ना पहले जॉनी लीवर साहब के शोज में डांस वगैरह करती थी, तो उससे जब मेरी मुलाकात हुई तो एक रहमान करके मेकअप मैन था, उसका कॉमन था वो मेरा और उसका, तो उसने मेरे को बोला कि यार आप फिल्म बना रहे हो, मॉडल द ब्यूटी में आपको एक हीरोइन मिलाता हूँ, तो संभावना से मिला है। तो संभावना मेरे को बुलाई, वो स्टेज पे अपना दादर में कोई शो कर रही थी जॉनी भाई का, मेरे को मिली, खुश हुई, तो मुझे बोलती कि सर प्लीज़ मुझे हीरोइन ले लीजिए, नहीं तो मैं डांसर बन के रह जाऊँगी। तो मैंने उसको, टॉस था सर वो मेरे लिए, तो मैंने फिल्म बनाई और बहुत पैसे कमाए। लेकिन मैं फिल्म संभावना के लिए नहीं बना रहा था, मैं ना कंटेंट में काम करता हूँ। मेरी कोई भी फिल्म उठा के देखे, मैंने बहुत फिल्में बनाई, मेरी आशिकी, राहुल रॉय, कमबैक किया मैंने, बिग बॉस के बाद में गया वो, मैंने फिल्में बनाई। मैं ना हमेशा फिल्म के पर्दे के पीछे रह के बड़े जो दिग्गज डायरेक्टर प्रोड्यूसर्स होते थे उनकी सोच को हमेशा फॉलो किया है, क्योंकि हिंदुस्तान के अंदर जो डायरेक्टर प्रोड्यूसर जो है पुराने, जो राइटर है, ये कमाल लोग हैं, बहुत टैलेंटेड लोग हैं। हमारे में हिंदुस्तान में, इंडिया में टैलेंट कूट कूट के भरा हुआ है सब। और अगर एजाज खान भाई, एजाज भाई की बात करें और अर्चना पूरन सिंह, इन दोनों के साथ में भी मिर्ची इट्स हॉट में काम किया, ये मूवी कहीं ना कहीं आपके लिए भी स्पेशल है। कैसे इस मूवी के साथ जुड़े और कैसे इन दोनों के साथ जुड़े? देखिए क्या है, मिर्ची इट्स हॉट, ये टाइटल जो है ना, पहले वो रेडियो मिर्ची शुरू हुआ ना, तो रेडियो मिर्ची में कमाल ऐसा हुआ कि रेडियो मिर्ची हिट होने लगा, रेडियो को भूल गए थे लोग, लेकिन मिर्ची इट्स हॉट रेडियो आने के बाद, रेडियो मिर्ची जब ये प्रोग्राम शुरू हुआ ना, रेडियो मिर्ची, उसके बाद से और रेडियो की वैल्यू हो गया। देखिए कितने चैनल आ गए रेडियो, तो मेरे ध्यान में आया कि यार ये टाइटल हिट है और ये जो है अपना अर्चना पूरन सिंह जी जो है वो सपोर्ट कर लेगी। तो मेरे एक दोस्त है विलियम हंट करके, जो साउंड रिकॉर्डिंग्स है, उनका एक भाई जो है जॉन हंट, वो है ना अपना, इसको आमिर खान को, सलमान खान को बैंड सिखाता है और फॉरेन के टूर करता है। तो उसने बोला कि चलो ठीक है आप फिल्म करो, मैं कन्विंस करता हूँ, और वो ले आया था। तो फिर ये फिल्म इसी तरह बनी, डायरेक्टर को भी उसने लाया। एजाज भाई के साथ कैसे मुलाकात? एजाज भाई के साथ है ना, मैं एक फिल्म में काम कर रहा था, फिल्म का टाइटल था पद फिल्म के टाइम पे 3 हीरो थे उसमें, शरद कपूर और हैदर काजमी और एजाज खान, बिल्कुल नया नया आया हुआ था, एकदम चॉकलेट हीरो था ये, बहुत खूबसूरत और बहुत टैलेंटेड, इतना खूबसूरत था कि हाथ मारो तो लाल गाल हो जाते थे, वो कमाल था वो। और उसका टैलेंट मैं देखता था, मैं हमेशा लोगों को क्या होता है, बिहाइंड कैमरा है ना, आदमी का परफॉर्म करना पता चलता है। तो मैंने उसको प्रॉमिस कर दिया था वहाँ पे कि मैं एक फिल्म प्लान कर रहा हूँ तो मैं तेरे को हीरो लूँगा। तो उस टाइम पे उसके साथ एक उसकी फ्रेंड थी नीलोफर खान, उसको हीरोइन लेके मैंने ये फिल्म की। और अर्चना पूरन सिंह जी ने तो बहुत सपोर्ट किया मेरे को उसमें। मुझे आज मैं जो भी हूँ इन लोगों के वजह से ही हूँ, इंडस्ट्री में आज मैं जो भी मुकाम पे हूँ अपना संभावना ने सपोर्ट किया, लेकिन अर्चना पूरन सिंह जी का बहुत बड़ा हाथ है मेरे पे, शक्ति कपूर जी का मेरे पे बहुत बड़ा हाथ है। तो ये आदमी को सपोर्ट मिलता है, आदमी आता है। एज अ फिल्म फाइटर, जो फाइट मास्टर होते हैं, एज अ फाइट मास्टर और एज अ एक्शन डायरेक्टर भी आपने काम किया, ये दोनों रोल में क्या डिफरेंस क्या है? नहीं देखिए, दोनों पोजीशन सेम है ना। फाइट मास्टर, एक्शन डायरेक्टर, बॉलीवुड में बोलते हैं एक्शन डायरेक्टर, हमारे यहाँ पे लोग बोलते हैं फाइट मास्टर। दोनों एक ही है ना, कैटेगरी सेम है, कैटेगरी डिफरेंट नहीं है। स्टंटमैन और फाइट मास्टर 2 कैटेगरी है, असिस्टेंट 2 कैटेगरी है, लेकिन फाइट मास्टर और एक्शन डायरेक्टर सेम है, उसमें कोई फर्क नहीं है।
और अगर आप बोल रहे थे जैसे कि आज भी आप स्टंट खुद करते हैं और करके दिखाते हैं लोगों को, यस यस। कभी डर लगता है यार कहीं ऊपर ऊपर से गिर ना जाए? देखिए ये अपने जो बॉर्डर पे जो फौजी है हाँ, वो अपने जाते हैं जाता है। वहाँ जान पे खेलने के लिए जाते हैं। ये हिंदुस्तान के अंदर जो बॉलीवुड है अपना, इस बॉलीवुड के अंदर जो फाइटर है वो भी फौजी है। फौजी है। वो उसको पता है घर से निकला है रात को घर आएगा कि नहीं आएगा। क्यों कि एक्शन डायरेक्टर पता नहीं क्या शॉट लेगा, पिक्चर की क्या रिक्वायरमेंट है, बॉडी में आग लगा रहे हैं। बहुत लड़के मरे हुए हैं। मुझे भी डर लगता है, लेकिन अभी तो ये प्रोफेशनल है ना मेरा। तो used to हो चुके हैं। हाँ यूज टू हो चुके। मेरे बेटे लोग दोनों अभी यूज टू है, रनिंग में काम कर रहे हैं, काफी काम कर रहे हैं। 2 माले से 5 माले से 10 माले से बॉडी आग, रास्ते में गाड़ी से ट्रेन से यहाँ वहाँ से गिरना पचड़ना। हम सोचते हैं कि अभी ये आदत हो गई है हमारी, वो गया है आएगा, और कोई भरोसा नहीं है ना लाइफ का। लेकिन ये भी मजा आता है जब काम करो, लोग तालियां बजाते हैं। उसमें भी मजा है। बहुत बड़े बड़े एक्टरों का डुप्लीकेट करता है लड़का, और शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान, जॉन अब्राहम, ये लोग गले में हाथ डाल के बच्चे, रणवीर अभी जो बच्चा काम कर रहे हैं रणवीर के साथ, टाइगर के साथ, हाथ लगा के गले में हाथ डाल के फोटो खींचाते हंसते, तो हमारा दिल पूरा खुश हो खुश हो जाता है। जाता है उसमें। अभी मेरे फेवरेट टॉपिक पे आते हैं सर, आमिर सलमान शाहरुख, ये मूवी कैसे बनाई, कैसे जुड़े? आमिर सलमान शाहरुख भी कमाल है। देखिए क्या है इंडस्ट्री में, उस टाइम पे जब ये फिल्म मैं प्लान कर रहा था तो 3 ही खान का नाम चलता था। हाँ। आमिर खान, सलमान खान, शाहरुख खान, ये तीनों दिग्गज एक्टर हमारी इंडस्ट्री के है ना। इन्होंने 60 साल की उम्र में भी आज भी राज कर रहे हैं, है ना। 1 मैन शो है ना। पहले एक एक्टर था जिसका नाम था देव साहब, है ना, भगवान उसको स्वर्ग में जगह दे। वो आदमी हमेशा हीरो ही रहा है। हाँ। उसके बाद ये तीनों आज 60 साल की उम्र में भी हीरो है ना। बाप बनते ना बेटा बनते, ये हीरो है वन। हाँ, तो ये जब मैं ना, एक फिल्म चल रही थी मैं हूं ना, हाँ। मैं हूं ना में मेरे दोस्त लोग स्टंट कर रहे थे और मैं बैठा था। तो फराह खान जो है ना, फराह खान डायरेक्टर, फराह खान जो है ना, उसने ना उसको शाहरुख भाई को बोला कि शाहरुख मेरा है ना एक सपना है कि मैं तुम तीनों को एक साथ कर लूं यार, तुम्हारी बहुत कंट्रोवर्सी आती है, तुम बहुत लड़ते रहते हो, है ना। तो ये चीज मेरे कान में ना फटाक से सुनाई थी क्योंकि मैं बाजू में था। अब मैंने सोचा फराह खान ये सोच रही है तीनों एक साथ आना बड़ा मुश्किल है, बड़ा मुश्किल है। तो मैं बोला यार क्यों ना इकबाल तू ये फिल्म डायरेक्ट कर। अब तीनों को लेके मैं डायरेक्ट नहीं कर सकता, और मुझे उन लोग पहचानते भी नहीं है। ऐसे जानते होगे स्टंटमैन में, या देखा होगा मुझे, है ना, ऐसे हम लोग। तो नहीं करेंगे। लेकिन फिल्म मेरे साथ क्यों करेंगे ना, मैं किसी का असिस्टेंट हूँ ना, मुझे कुछ डायरेक्शन आती होगी ना कुछ ऐसा होगा। लेकिन पता नहीं होता इंसान को कि उसके अंदर कितना टैलेंट है। तो ये तीनों को मैं कैसे कन्विंस करता। तब मेरे जहन में आया, मैं घर आया सोचता रहा फराह की वो बात को। तो मैंने क्यों ना यार हम एक काम करते हैं, 3 लुक लाइक को लेके काम करते हैं। और ये 3 लुक लाइक का कैसे दिमाग में आया कि तीनों लुक लाइक तीनों ओरिजिनल के लिए काम करते थे। हाँ। राजू राय कंवर जो शाहरुख के लिए काम करता है, सागर पांडे इस दुनिया में भी नहीं रहा, वो सलमान के साथ काम, सलमान जी के साथ काम करता था, सलमान खान के साथ। और आमिर खान के साथ देव आशीष काम करता था, पीके वगैरह की नकल करता था। तो नकल में भी अकल की जरूरत पड़ती है ना। और ये तीनों को मैंने बुलाया, ये तीनों ने भी मुझे बहुत परेशान किया है, ऐसा नहीं है। ये तीनों ने ओरिजिनल से ज्यादा परेशान किया है। लेकिन मैं अपने कंटेंट पे डटा रहा, और मुझे पता था कि ये फिल्म मैं बनाऊंगा। देखो चर्चे कब होगे, जब आप कुछ ऐसी चीज लाओगे, है ना, जो लोग अलग हो। हाँ। नहीं तो फिल्में तो लोग बनाते हैं, है ना, छोटे बड़े बजट की फिल्में बनती है। फिल्म छोटी बड़ी नहीं होती, बजट छोटा बड़ा होता है। फिल्म हमेशा वो उतनी होती है, 2 घंटे की फिल्म पहले भी थी अभी भी है, और छोटी बड़ी कोई फिल्म नहीं होती। मल्टी स्टार का आ गई बड़ी हो गई, नॉर्मल आ गई तो बी हो गई, है ना, ए ग्रेड बी ग्रेड, बाद में छोटी आ गई तो सी ग्रेड हो गई। लेकिन ये जब मजा इसमें आया, तीनों जन के साथ मैं काम कर रहा था और मेरे जहन में आ रहा था, मैं अपने तीनों एक्टर को है ना ओरिजिनल समझ के ही काम कर रहा था। और तीनों के बाद में जब सलमान भाई ने पिक्चर होने के बाद रात 4:30-5 बजे मॉर्निंग में, अगली मॉर्निंग उन्होंने ट्वीट किया। हाँ। उन्होंने ट्वीट किया कि जा तुम्हारे तीनों को ये लिखा है उन्होंने, मेरे पास आज भी है वो। और एक मैं सलमान भाई, मेरे को जब मेरा दोस्त है अरबाज भाई, लेकिन सलमान भाई अगर जब मेरे को मिल गए, क्योंकि अभी तो बहुत मुश्किल है थोड़ा उनसे मिलना भी, और न मिलना भी बेहतर ही है। अगर वो मुझे मिलेंगे तो मैं बोलूँगा मैं वही इकबाल सुलेमान हूँ जिसने आमिर सलमान शाहरुख डायरेक्ट की थी। तो वो ये पिक्चर को अच्छी तरह जानते हैं, अच्छी तरह जानते हैं। उन्होंने ट्वीट किया कि जाओ तुम तीनों लड़ना नहीं बड़े हो गए, है ना, ऐसा उन्होंने एक ट्वीट किया था, कॉमेडी ट्वीट था। उसके बाद पिक्चर लेने के लिए डिस्ट्रीब्यूटरों की लाइन लग गई सलमान भाई के ट्वीट के बाद। बड़ा डिस्ट्रीब्यूटर दिलीप धनवानी, पूरा वर्ल्ड वाइड पिक्चर मांगी उन्होंने, पूरा मांग लिया था, आउटराइट पूरा मांगा था। लेकिन हमारे साथ जो प्रोड्यूसर थे
बाबूजी हरीश बाबू जो प्रेमजी गंगवानी और राजू राय और ये तीनों प्रोड्यूसरों ने क्या बोला कि अपन क्या पता अपनी को लॉटरी लग जाए 100 करोड़ कमाएंगे। फिल्म इतनी हाइप पे थी, मीडिया में गर्म थी पिक्चर, लेकिन हुआ क्या कि इन्होंने इलेक्ट्रॉनिक राइट नहीं बेचा, OTT राइट नहीं बेचे इन्होंने पैसे के इस चक्कर में। तो थिएट्रिकल तो बहुत अच्छा रिलीज हुआ सर, हाउसफुल रही पिक्चर है। जहाँ जहाँ जो सिंगल स्क्रीन पे पिक्चर रिलीज हुई हाउसफुल रही पिक्चर है, हम लोग हर थिएटर पे थे। तो यही हुआ है, बाकी ऐसा कुछ भी नहीं, पिक्चर से हम लोग बहुत खुश हैं। तो डिस्ट्रीब्यूटर कौन था, मतलब आपने डिस्ट्रीब्यूटर बेच दिया? पिक्चर हमने उनको बेची आउटराइट, अपना दिलीप धनवानी जी जो बहुत बड़े डिस्ट्रीब्यूटर है, दिलीप धनवानी नाथ सिनेमा में उनका ऑफिस है, उनको फिल्म हमने दी थी। उन्होंने फिल्म हमारी जो एक 50-60 थिएटर से रिलीज की थी फिल्म, और उन्होंने हमारे से इसके राइट्स भी मांगे थे, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया उसका एडवांस भी दिए थे, लेकिन हमारे तीनों प्रोड्यूसरों ने बोला नहीं, हमको ये राइट नहीं बेचना, हमारे पास ही रखना है। आज तक राइट है, और आज भी मैं बता रहा हूँ कि आज भी अगर इलेक्ट्रॉनिक पे ये पिक्चर आएगी ना सर, बम्पर करेगी। मतलब सिकंदर से अच्छी पिक्चर है ये, इतनी बेहतरीन पिक्चर है। और इसमें ना कंटेंट है, ऐसा ही नहीं कि टाइटल के ऊपर काम करे, नहीं, पूरी फिल्म आप देखो 2 घंटा आपको एंटरटेनमेंट मिलेगा, और सच्चाई है, गानों में भी सच्चाई है। हाँ। और ये मूवी कितने में बनाई थी और कितने में बेची, अगर आप बता? हाँ, नहीं, बिल्कुल बताऊंगा, बताने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिल्म एक तो दोस्ती यारी में बनाई। देखो क्या होता है, कभी लोकेशंस, कैमरा, ये वो, जब हम लोग इतना काम कर चुके हैं तो इसकी कॉस्ट नहीं मिलते, कॉन्टेक्ट किया। जैसे राजू राय कंवर ने काम किया तो फ्री ऑफ कॉस्ट किया है, वेल विश में किया है उसने, सलमान को लाया था, शाहरुख को भी दोस्ती हो गई। तो तीनों बेचारे कास्ट, आयुष जडेजा उनका एक दोस्त है जो संजू बाबा का बॉडी डबल है वो, तो ये सब लोगों को मिलके इन्होंने मुझे कॉपरेट किया, और हम लोग ने इसको 20-25 दिन शूट किए। तो मिनिमम 2 लाख रुपए हर रोज का शूट का खर्चा होता है, तो 25 दिन का 50 लाख रुपए वो फिल्म पे लगा था। उसके बाद में हमने कोई पैसा नहीं लगा, पब्लिसिटी तो हमको मिली है। 50 लाख रुपए में हमने ये फिल्म को बनाया था। हमारे दिमाग में था कि हमको ये 50 लाख की जगह 5 करोड़ आएगा, लेकिन वही वो बताया ना कि कोई लालच दे देता है दुनिया में। फिल्म बनाओ, आपकी फिल्म अगर 100 करोड़ में बनी है, मैं बोलता हूँ 125 करोड़ में बिकती है ना, बेच दो सर, बेच के दूसरी बनाओ। आपको कोई ये बोलता है ना भाई 100 करोड़ में बना, 200 करोड़ आएगा, 500 करोड़, मत बोलो सर, वो नहीं करना चाहता है, वो आएगा नहीं आएगा। तो आपने डिस्ट्रीब्यूटर को कितने में बेची? ये दिलीप धनवानी जी को हम लोग ने फिल्म जो दी थी ना, खाली हमने इनको थिएट्रिकल राइट्स दिए थे, थिएट्रिकल राइट्स दिए थे। और राइट कैसे दिए थे, पूरा हमने आउट राइट नहीं बेची थी उनको, हमने थिएट्रिकल उससे 50-50 में बात की थी बिजनेस पे। वो डिस्ट्रीब्यूटर है, उन्होंने थिएटर किया था, एग्जीक्यूटिव थे वो, सब थिएटर की चेन उनके पास थी, वो डिस्ट्रीब्यूटर के पास होती है। तो उन्होंने अपनी थिएटर की चेन यूज़ की और हमारे ये फिल्म बनाई और उन्होंने रिलीज़ करी। रिलीज करके जो भी पैसा है वो अपने प्रोड्यूसर्स के पास ही आया है, क्योंकि मैं डायरेक्टर था तो मैं इतना ये नहीं बोल सकता था उनको कि भाई ऐसा है। तो बिजनेस अभी भी कर सकती है, और पिक्चर लाइफ टाइम हमारे पास है, टाइटल हमारे पास है। ये तीनों आने वाले वक्त में तीनों खान के पास यही टाइटल नहीं होगा, मेरे पास, क्योंकि ऑलरेडी यस राइट। विनोद चोपड़ा की भी तो अभी एक फिल्म आई थी ना, जो कमाल थी, 12वीं पास 12 पास। क्या बताइए आप, अब देखिए आप छोटी बड़ी की बात करेंगे, वो पिक्चर क्या थी, छोटी थी ना, कहाँ पहुंची, बिकॉज ऑफ विनोद चोपड़ा प्रोड्यूसर है, उसमें लगे हुए राजकुमार हिरवानी जी साथ में। क्या होता है, बहुत लोग बैकबोन होते हैं। मैं कोई कहानी सोच रहा हूँ, बड़ा डायरेक्टर मेरे दोस्त है, तो बोलेंगे क्या, बोले भाई ऐसा ऐसा कर लो इकबाल भाई, ये ऐसा कर लो, ऐसा कर लो, तो आइडिया लेने में क्या बुराई है। आज हम लोग जब एक्टरों के साथ में स्टंट करते हैं, मैं सभी संजू बाबा अपना हम आए थे, जब धर्मेंद्र, शत्रुघ्न सिन्हा, अमिताभ बच्चन, ये हमारे एक्टर हुआ करते हैं। आज उनके बेटे हमारे बेटों के एक्टर हैं। लेकिन मैं जब फराह खान भी देखो कोरियोग्राफर थी ना, डांस में आई, कोरियोग्राफी की तो दुकान बंद है उनकी, गाना वही उसमें जो डायरेक्शन करती है उसी में मिलने वाला है उसको। बाहर के प्रोड्यूसर का गाना नहीं मिलेगा, रेमो को नहीं मिलेगा। आप देख ली राजू खान, सरोज खान के जो बेटे हैं वो कहाँ है, नोवेयर हो गए। तो ये इंडस्ट्री है भाई, इसको आपको फेस करना ही पड़ेगा। और जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया, तो वापस इस क्वेश्चन को मैं एनलाइटन करता हूँ। सिंगल स्क्रीन बंद होने का कारण क्या था? ये मल्टीप्लेक्स का आना कारण था कि कुछ और कारण भी थे? ये कॉर्पोरेट ना मेन कारण, कॉर्पोरेट। आज हमारे पे जो राज कर रहे सबको पता है, आज कौन किस पे मेहरबान है ये भी सबको पता है ना। आज ये देखिए 2 ही दिग्गज लोग हैं, है ना, जिसकी हम पहले हमारे पास में गवर्नमेंट की सर्विस होती थी, अभी अंबानी और अडानी की सर्विस है ना। फर्क है कि नहीं बताइए। तो वो जो हमारे पास जो गवर्नमेंट की सर्विस थी वो सिंगल स्क्रीन था,
और अभी ये जो मल्टीप्लेक्स हो गया ये इन लोगों का private वालों है, की ये तरफ। प्राइवेट का हो गया। हम बहुत तकलीफ में चल रहे हैं। आज छोटे मिडिल क्लास के जो लोग हैं ना, उन लोग की हालत बहुत बुरी है। ये जो जहाँ पे आत्महत्या हो रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, लोग मर रहे हैं, क्यों मर रहे हैं सर? पहले सुना कभी आपने? चलो पहले बताइए आप। पहले रास्ते पे धंधा करने वाला अपनी 12 आदमी लोगों को लेके खुश था, फैमिली को। कुछ ना। आज पूरे घर काम कर रहे हैं लेकिन खुशी नहीं है। 4 लोग कमा रहे हैं, 4 लोग खा रहे हैं, उसके बाद भी कम पूरा नहीं हो रहा है ना हाँ, नहीं हो रहा है। शशि, पूरा नहीं हो रहा है। हाँ, आज आप खुद भी, मेरे को लगता है कि इसके न्यूज चैनल के अलावा भी हाथ पैर मार रहे होगे, बिकॉज ऑफ आपको चलना है, फैमिली को चलाना है, पेरेंट्स को चलाना है, फैमिली को, भाई बहन को चलाना है। तो ये हमारे लोगों को सोचना पड़ेगा, बहुत सोचना पड़ेगा। और जी ये कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है किसी को भी। अगर 5-6 दिग्गज बाहर आ जाएंगे ना, सलमान खान बाहर आ गया, शाहरुख खान आ गया, आमिर खान आ गया, इनके पास इतने पैसे, लोगों के पास इतने पैसे, रणवीर अच्छा बना हुआ है, लोग हीरोइन लोगों के पास पैसे जो बाहर से आके कमाए, अगर ये आ जाते वापस तो हमको ये सब बड़े लोगों की जरूरत नहीं है। बड़े लोगों की जरूरत नहीं है। ये क्या हो रहा है, हम पीस रहे हैं इसमें। और आपने जैसे बताया कि बिपाशा मूवी के बारे में कुछ बताइए। हाँ। और प्रेम गंगवानी साहब ये आमिर सलमान साहब से कैसे जुड़े? देखिए क्या है, बिपाशा द ब्लैक ब्यूटी। हाँ, हम लोग जब काम करते थे राज पिक्चर के टाइम पे ना, हाँ, तो बिपाशा जी आई थी। बहुत फेमस हो गई। हाँ, बहुत फेमस हुई थी राज से। तब हम लोग साइड में ही थे, समझो यूनिट के हिस्से थे हम उस फिल्मों में। हाँ। तो इसको लोग बिपाशा ब्लैक ब्यूटी बोलते थे, है ना। तो क्या हुआ, एक बार मैंने एक फिल्म बनाई थी मॉडल द ब्यूटी। हाँ। तो वो बेचने के लिए मैं बॉम्बिनो में बैठा था। बाबू भाई लाठीवाला जो काफी त्रिशाल पिक्चर बना चुके हैं, मधुर भंडारकर को उन्होंने ब्रेक दिया था। बॉम्बिनो कैसेट्स बहुत बड़ा था, हाँ, नाम था बॉम्बिनो, बॉम्बिनो, हाँ। है ना। बॉम्बिनो वीडियो बहुत नाम हाँ, था। जू पे ऑफिस था उनका। मैं वो फिल्म बेचने के लिए गया था। डिजिटल राइट? नहीं, हाँ, पूरा वो नहीं है, डिजिटल राइट। ये पहले इंडिया वीडियो ओवरसीज सैटेलाइट होता था, अभी उसको डिजिटल सब दे देते थे। प्रोपोजल चला जाता था। थिएट्रिकल नहीं, पूरा उनके पास वो रहता था, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पूरा रहता था। थिएट्रिकल हमारे पास होता था, एज ए प्रोड्यूसर की प्रॉपर्टी होती थी वो। तो हम खाली वो बेचने जाते थे। इंडिया वीडियो ओवरसीज राइट होता था वो, है ना, डिजिटल वीडियो राइट्स। पहले कैसेट चलती थी, वीडियो राइट्स होते थे। तो हम वो बेचने में, जब वो पिक्चर बेचने के लिए बैठा था वहाँ पे, तो एक लड़की वहाँ पे उनके पास आई थी, उनके प्रोडक्शन हाउस में फिल्म में हीरोइन बनने के लिए। उसका नाम था निधि गिल। मैंने उसको ना साइड एंगल से देखा, ये एंगल से देखा। अभी डायरेक्टर तो एंगल लगाते ही रहता है, तो मेरे दिमाग में रहता है। तो सामने बॉस बैठे थे, जरीर वाडिया जी, वो पारसी हमारे वहाँ के बैंड्रा के थे, और वो बॉम्बिनो के डायरेक्टर थे। फिल्में वो लेते थे, एग्रीमेंट वो बनाते थे। तो हम लोग बैठे थे, तो मुझे बोला, यार इकबाल देखो, ये आप अच्छी अच्छी फिल्में बना रहे हो, महेश भट्ट के ट्रैक पे चल रहे हो, कहानी मेरी भी बहुत अच्छी होती है। अब मेरी हर फिल्म की कहानी मिलेगी। आप ये भी देखिए, मैं बिपाशा देखिए आपने, उसमें देखिए मैंने कितना बड़ा मैसेज दिया। तो ये जो है अपना लड़की बैठी थी, तो मेरे को पैसे मिल रहे थे वहाँ से, वो मैंने पिक्चर बेची थी मॉडल द ब्यूटी। तो उन्होंने बोला कि मैंने संभावना को ब्रेक दिया था मॉडल से। तो इन्होंने मुझे बोला कि मुझे लेके फिल्म बनाओ। हाँ, निधि जी ने। मैंने तुरंत उसी पैसे में से उसको 25,000 रुपए का चेक दे दिया। लग रही थी। तो क्या हुआ देखो ना, सुनो ना, तो मैंने उसको चेक दे दिया। मतलब आप मेरी हीरोइन, नेक्स्ट पिक्चर आपसे शुरू हो रही है। और मैं फिल्म में एक प्लान करता था, प्री प्रोडक्शन 3 महीने में मैं उसका प्री अपना पोस्ट कर लेता था। और 6 महीने में मेरी फिल्म आती थी। साल में मैं 2 फिल्में बनाता था। मेरी 2 फिल्में साल में आती थी, सिद्धार्थर के नाम से, इकबाल सिद्धार्थर प्रोड्यूसर, और सुमन अग्रवाल, अपना सुमन अग्रवाल एंटरटेनमेंट, और इकबाल सुलेमान, ऐसा नाम था हम लोग का, सुमन एंड सिद्धार्थर फिल्म से वो आती थी। तो मैंने उसको 25,000 का चेक दिया। तो बोलती कहानी, बोला कहानी 2 लाइन में अभी सुना देता हूँ आप। मतलब एक लड़की है, शादीशुदा है, किसी को पता नहीं इंडस्ट्री में, क्योंकि अगर शादीशुदा लड़की के बारे में मालूम पड़ेगा इंडस्ट्री में, तो उसको हीरोइन ले गई नहीं। उसको सर से ताज भी उतारा गया था। एक मॉडल थी, रैंप पे चलती थी, शादीशुदा थी, तो उसके तो ताज मिला हुआ था, वो भी उतार दिया गया था। तो मेरे दिमाग में वो कहानी थी। मैंने उसको सुनाई कि ये कहानी है, लेकिन तुम अपने पति को पालने के लिए और अपने बच्चे को पालने के लिए वो अपना पीछे वाली कहानी, बैक स्टोरी अपने छुपा के रखी है, और यहाँ मॉडल बन के आई हो, और कैसे लोग आपको यूज कर रहे हैं। तो ये कहानी थी बिपाशा द ब्लैक ब्यूटी। और राहुल रॉय सेकंड हाफ में क्यों आते हैं?
वो उसको वकील का रोल दिया था, क्योंकि मैंने ऑलरेडी उसको पहले हाँ मेरी आशिकी में मैंने उनको किया था, तो मतलब मुझे तेरे साथ हर पिक्चर में काम करना है, तो मैंने उनको लाया था वहाँ। अच्छा लगा, उनका भी परफॉर्म बहुत अच्छा था। राहुल रॉय भी पर्सनैलिटी है ना भाई, और है उनका। यस यस यस, बिग बॉस विनर भी है वो। विनर है, बिग बॉस फर्स्ट विनर थे। हाँ अच्छा, हाईलाइट ये कि मेरी पिक्चर के बाद उनको बिग बॉस मिला। अच्छा, मेरी आशिकी की पिक्चर रिलीज होने के बाद वो बिग बॉस में गए। महेंद्र धरीवाल की भी एक फिल्म उन्होंने की, मेरी फिल्म के पहले बैठ गए थे, वो एक फिल्म कर रहे थे मेरा जूता है जापानी, वो फिल्म के डायरेक्टर बने थे वो राहुल रॉय। पता ना लाइव स्पॉइल हो जाती है लोगों की, तो उसमें भी यही प्रॉब्लम हुआ था, तो उसको कोई काम नहीं दे रहा था, हीरो भी नहीं ले रहा था, और सुधाकर बोकाड़िया और ये सब शायद प्रोड्यूसर थे उसमें, काफी बड़े बड़े एक्टर ले रहा था वो उसमें। लेकिन बेचारे आदमी में जब मिले हम लोग वहाँ पे सेंटर में मिले, जो सेंटर में बैठा करते थे, सेंटर जू पे होटल है ना सेंटर, उसमें बैठा करते थे। तो मैंने गेम में पिक्चर उनके साथ किया था, तो मैंने बोला सर ये मैं बनाना चाहता हूँ मेरी आशिकी, तो उनको बोला क्या है, मतलब बाप बेटी का है, उसमें निशब बनी, मेरे डायरेक्टर ने उसमें केस भी किया था निशब पे। हमारा सब्जेक्ट पहले आया था मेरी आशिकी, वो बाद में निशब सब अमिताभ बच्चन ने इसलिए तो बड़ा रोल क्यों किया आपने? मैं ये सोच रहा हूँ राहुल वो उसके लिए, वो मतलब उस पिक्चर में मैं उनको ले नहीं रहा था। अच्छा। मैं अनुपम खेर जी को ले रहा था एडवोकेट के लिए, अच्छा। तो वो क्या बोले मैं तेरी फिल्म में काम करना चाहता हूँ, जगह ही नहीं बच रही थी कहीं पे। तो बोला यार ये रोल है अनुपम जी को, या तो मैं परेश रावल को लेने वाला हूँ, मेरे दिमाग में चल रहा है, परेश भी अच्छे है, एक्टर भी अच्छे, उन लोग करेंगे तो मजा भी आएगा। तो ये बोला नहीं वो मेरे को दे दो, ये सब छोड़ मैं करता हूँ, और उन्होंने मेरे लिए गिफ्ट किया वो रोल। ये 2004 में ही हाँ। और उसी टाइम पे तो मेरी हर फिल्म पता है ना आपको, जिस साल कभी मेरी कोई भी फिल्म, आमिर सलमान शाहरुख 4-5 साल वो भी पिक्चर थिएट्रिकल रिलीज हो गई है, बाकी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इन्होंने बेचा ही नहीं अभी तक, और जब ये पिक्चर आएगी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में बहुत अच्छा करेगी। तो प्रेम जी से कैसे मुलाकात हुई? प्रेम जी कैसे जुड़े? देखिए प्रेम जी जो है ना वो बहुत अच्छे एक सिंधी फैमिली से है, और मेरे फैमिली रिलेशन है उनके साथ में, वो इस लाइन के नहीं है, उनका थाना में कॉलेज है ना, कॉलेज वगैरह घाटकोपर में रहते हैं, तो वो उनका वो बिजनेस अलग ही है। वो एक चतुर सिंह जो खालसा कॉलेज है ना, उसमें एक चतुर सिंह जी है, वो खालसा के कुछ मेंबर है, और ये दोनों दोस्त हैं। ये मुझे ढूंढते आए जब मेरी फिल्में बना रहा था, तो ये बहुत मार्केट में घूम रहे थे, 6 महीने से हमको फाइनेंस करना है। पहले सिंधी लोग फाइनेंस करते थे, इंटरेस्ट में पैसे देते थे। ये थे गुलचरा साहब। हाँ, तो मैंने उनको क्या बोला कि देखो मैं इंटरेस्ट में ना पैसा लेता हूँ ना मेरे को, मैं अपने पैसे से पिक्चर बनाता हूँ, अगर आपको प्रोड्यूसर आना तो आइए, मैं आपका नुकसान नहीं होने दूंगा। फिर उन्होंने 6 महीना तो मेरे को समझने के लिए लगाया, क्योंकि बहुत जल्दी लोग भरोसा नहीं करते। फिर उसके बाद तो हर पिक्चर में उनका पैसा मेरे साथ लगा, और आज भी बोलते कुछ बना रहे हो तो मेरा नाम जरूर डालना, और मेरा आदमी डालना, पैसा ले लेना। हाँ पैसा ले लेना। कभी उन्होंने ये नहीं सोचा रिटर्न क्या आएगा क्या नहीं, रिलेशन बना हुआ है उनके साथ। और अगर ग्लैमरस फिल्मों की बात करें तो क्या जितनी ग्लैमरस फिल्में चली उनका क्या एक ही फंडा था, बिट्स पे ही चलती थी? आपका क्या कहना है? नहीं 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 नहीं, देखिए मैं आपको अभी फिर आपको क्लियर करता हूँ, बीट जो है बहुत छोटी सी बात है, गंदी बात है। मतलब बीट या तो आप टेबल एक्स ये वो सब फिल्में जो बोलते हो, पॉर्न फिल्में जो बोलते हो, ये वही है बीट्स। बीट के ऊपर कोई फिल्म का कोई लेना देना नहीं, ग्लैमर अलग है, बीट अलग है। बीट मतलब आप समझोगे नहीं नहीं, वो छोड़ दीजिए, बी सी तो छोड़ दीजिए। मैं ये बोल रहा हूँ कि महेश भट्ट जो फिल्में बनाते थे ग्लैमर, राज कपूर साहब मैंने बताया कि फिल्में बना ग्लैमर, ग्लैमर आज भी बिकता, आगे भी बिकेगा। हर ग्लैमर हर फिल्म में चलेगी, लेकिन ग्लैमर होना चाहिए, वल्गर नहीं होना चाहिए। जब वल्गर हो गया ना, वल्गर आया तो समझो आप खत्म, आपकी इमेज भी खत्म, आप फिर ना डायरेक्टर बन पाओगे ना प्रोड्यूसर ना अच्छे इंसान, आपकी इमेज खत्म। एक बार थप्पा लग गया ना बस खत्म हो गया। तो ग्लैमर फिल्में चलेगी, ग्लैमर हमेशा हर इंसान की जिंदगी में रोमांस है, जब रोमांस आएगा तो ग्लैमर तो अपने हाथ ही आएगा। हम देखिए मैं ये बोल रहा हूँ बीट्स है ना, बीट्स ना बनानी चाहिए, ना बीट्स वाला कोई काम करना चाहिए जहाँ से आपकी जनरेशन खराब हो। आज बच्चा मोबाइल हाथ में लिया हुआ है, कहीं घुमा रहा है, यूट्यूब घुमा रहा है, कुछ चैनल देख रहा है, उसको नंगी लड़कियां नजर आ रही है, छोटे छोटे बच्चे 14-15 साल 10 साल के, क्या रह जाएगा उसका मामला। तो मैं बोलता हूँ अगर कोई बनाने की कोशिश कर रहा है उसको भी नहीं बनाना चाहिए, माहौल ख़राब हो रहा है। और बीट से पिक्चर नहीं चलती, कंटेंट से पिक्चर चलती है। आप कंटेंट अच्छा बनाइए। आप राज कपूर साहब ने भी फिल्मों में एक्सपोज भी किया ना, हाँ मेरे ख्याल से एक फिल्म थी सिमी अग्रवाल जी थी, उसमें मेरा नाम जोकर, उसमें न्यूड दिखाया है। राम तेरी गंगा महेली है ना, एक्सपोज किया है, दिया है, यस राइट। फिर सत्यम शिवम सुंदरम, बॉबी
है ना, हर फिल्म में उन्होंने किया, लेकिन खूबसूरती से। और उसके साथ कंटेंट कैसा रखा है उसने, वो देखता है, वो चश्मा लगाया हुआ है काला और वो दूध पिला रही है, तो बोलता है देखो, वो देख रहा है उस नीयत से, तो बोला क्या तेरी माँ ने कभी तो वो दूध नहीं पिलाया। देखिए राज कपूर साहब ने कितना बड़ा मैसेज दिया है। और आप बताइए ना सर, मैं क्या बोल रहा हूँ कि वो बिट्स है क्या, नहीं है ना, कंटेंट है, कंटेंट वो लोग पसंद करते हैं। फैमिली के साथ हमने भी फिल्म देखी है और बड़े बड़े स्टारों ने काम किया ना, कितना बड़ा खानदान। आरके फिल्म के आगे कोई मेकर ही नहीं था। आरके फिल्म का अलावा कोई बड़ा बैनर ही नहीं था सर। यश राज, आरके, ये सब बड़े बैनर है। और वो आरके ने तो फिल्में थी, उसकी जनरेशन टू जनरेशन चल रही है ना, चल रही है ना। तो मैं बोल रहा हूँ कि बीट्स कभी कोई ना बनाए और बुरी फिल्में ना बनाए, नंगी फिल्में ना बनाए। मैं तो बोलता हूँ इससे बेहतर है कि आप अपना रास्ते पे धंधे की गाड़ी लगा दीजिए, दुकान बदल दीजिए, आप ईमानदारी से काम कीजिए। या तो ग्लैमर फिल्म बनाइए या कंटेंट फिल्म बनाइए, 1:40 की लास्ट लोकल बनाइए, दुनियादारी बनाइए। आपके पास समझो बॉलीवुड की बड़ी फिल्मों में एक्टर मिलते नहीं है। एक्टरों का भी दिमाग अभी बहुत खराब हो चुका है, पैसे को लेकर और इसको लेकर, उससे बात कर। एक कॉर्पोरेट जब से आया है पैसे को, तो ऐसा हो गया है, कचरा हो गया है पैसा, कचरा हो गया पैसा, है ना, मतलब कोई पैसे की रिस्पेक्ट ही नहीं बची है। तो मैं ये बोलने की कोशिश कर रहा हूँ कि मराठी फिल्में बनाइए ना। आप अगर छोटी फिल्म बनाना चाहते हैं, अच्छी कंटेंट की फिल्म बनाइए ना मराठी। आपको एक्टर भी अच्छे मिल रहे हैं और महाराष्ट्र में थिएटर भी मिल रहे हैं, शोज भी मिल रहे हैं और इज्जत भी मिल रही है, आपको नाम भी आ रहा है। महेश मांजरेकर कहाँ से आए, अतुल कुलकर्णी कहाँ से आया, अमूल पालेकर जी कहाँ से आए, आप देखिए ना। सोनाली कुलकर्णी अभी भी काम कर रही, मैं भी उनसे अभी बातचीत चल रही मेरी। आप बताइए कहाँ से आए उन लोग, मराठी इंडस्ट्री से आए, कहाँ पहुंचे हुए। रमेश देव, ये वो सब आए ना। और आप देखो बोलते भोजपुरी नहीं बनानी है, लेकिन भोजपुरी का अलग है, मराठी अलग है, गुजराती अलग है। आज भी गुजराती शोज चलते हैं, पूरे वर्ल्ड में चलते हैं गुजराती शो, क्योंकि उन्होंने मेंटेन किया हुआ है। मैं बोल रहा हूँ अगर फिल्म बनानी है तो कंटेंट अच्छा हो। देखो ये जो फिल्म बनाएगा ना, अगर OTT के लिए बना दीजिए। नहीं, क्या हो रहा है पता है, हर जगह पे कंटेंट पहले पास कराना पड़ता है और कंटेंट पास कराने के लिए बहुत जद्दोजहद है, बहुत पापड़ भाई, इसको मिल उसको मिल, ऊपर तक तो जाने ही नहीं मिलता है। लेकिन आप अच्छी फिल्म बनाइए, उसके बाद आपके अपने अप्रोच लगाइए। मार्केटिंग वाले लोग आए, आपकी फिल्म अच्छी होगी, मार्केटिंग होगी, 2 अच्छे एक्टर ले लीजिए सर, बढ़िया 2 बड़े अच्छे एक्टर ले दीजिए। अभी हम लोग ने मीरक्षा में एक फिल्म की थी, नसीर भाई थे उसमें, बाबा आजमी कैमरामैन जो थे वो डायरेक्टर थे, प्रोड्यूसर भी थे। फिल्म देखो जी नहीं ली, उसकी सेकंड भी ली, मैंने उसमें कुछ एक्शन किया हुआ है। तो मैं बोल रहा हूँ कहाँ बड़ी स्टार कास्ट नहीं है ना। आप एक अच्छा, मैं मतलब आमिर खान, सलमान खान, शाहरुख खान, रणवीर, ये सब आपके हाथ में नहीं है ना। मैं क्या बोल रहा हूँ, भूल जाओ इनको लेने दो। साजिद भाई ले रहा है, ये ले रहा है, वो ले रहा है, लेने दो। आप कम से कम अच्छे OTT के एक्टर जो चल रहे हैं, अच्छे एक्टर, नवाज भाई भी है उस गिनती में, अभी दीपक दोबियाल जी है उसमें, है ना, अमित शाह है, बहुत लोग हैं सर, बिक रहे ना ये लोग। मनोज वाजपेयी जी है, आप लीजिए ना सर, एक अच्छा कंटेंट उनको सुनाइए, क्यों नहीं आएगा आपके पास। आज वो लोग को भी कंटेंट की जरूरत है। फैमिली मैन पार्ट 1, 2, 3 आ ही रही ना, तो आपके पास अच्छा कंटेंट होना शशि बहुत जरूरी है, बहुत मैं तो पूरे बॉलीवुड को मैसेज देना चाहूँगा कि हर एक्टर आप ऐसा लीजिए, बिजनेस कीजिए। ये बिजनेस के अच्छा कोई बिजनेस नहीं है। इंटरटेनमेंट ही है इसमें, बस तरीके अलग है। अगर इसकी बात करें, मौत पिक्चर से ये बिट्स का मामला शुरू हुआ था जो 2007 तक चला। कुछ लोगों के घर चल गए, पैसा बन गया, इज्जत तो नहीं कमाई, क्या कहते हैं सर? देखिए बहुत पिक्चर हो गए और बहुत फिल्में ऐसी है जो पंजाब में ज़्यादा चलती थी और यहाँ पे छोटे छोटे थिएटर में चलती थी। ये मैंने जितने थिएटर आपको बताया ना, बड़े थिएटर, रॉक्सी, मिनरवा, अप्सरा, ये सब फिल्मों में कभी वो आई ही नहीं फिल्में। वो निषाद में, पीला हाउस में जो थिएटर है जहाँ पे वो पिक्चर देखने रिक्शा बाकड़े वाले थिएटर में जाते थे लोग, 1 रुपया 5 पैसा टिकट थी। 1 रुपया 5 पैसा, 1 रुपया 65 पैसा, 2 रुपया 20 पैसा, मुझे तो याद है, मेरे को तो चीज भी पता है वो। लेकिन उसमें वही ऑडियंस जाती थी जो मतलब जिसका घर बार नहीं है, बाहर से आया हुआ है, पड़ा हुआ है, कहीं से आया हुआ है, पड़ा हुआ है, रात को उसको सोना है, दुकान बंद होएगी तब जाके सोएगा। तो क्या करता था, 9 to 9:30 का शो 12:30 बजे खत्म होता, 3 घंटे की फिल्म होती थी। वो देख के निकलता था, दुकानें बंद हो जाती थी, होटल बंद हो जाती थी, वो सो जाता था वहां पे। ये उसका ऑडियंस थी, वो फैमिली ऑडियंस नहीं थी सर, ना पहले थी ना अभी है। अभी भी नहीं है। और आपके फ्यूचर प्रोजेक्ट क्या है? लास्ट सवाल ये है। और मैं आज तक मतलब सभी एक्टर जो भी मुझे जानते हैं, मैं उन लोगों को जानता हूँ, मैंने उनके करीब भी रहा हूँ, लेकिन आज तक मैंने कभी है ना उनको अप्रोच नहीं किया है।
मैं सोच रहा हूँ शायद मेरे बारे में कोई उनको बताए, वो मुझसे मिलना चाहे तो मैं उनके जाऊंगा, कहानी सुनाऊंगा, बात करूंगा। लेकिन मेरा जितना भी है ना, मैं एक चीज़ को मानता हूँ कि मैं अगर 90s की फिल्में बनाऊंगा तो नहीं चलेगी। तो अगर 90s की बनाऊंगा तो फिर वो वैसी बनानी पड़ेगी, ओम शांति ओम। फिर बड़े एक्टर होने चाहिए चलाने के लिए, खर्चा बहुत बड़ा होने वाला है। आज जो चल रही फिल्में, आज जो फिल्में चल रही, मैं ये कोशिश कर रहा हूँ मेरा कंटेंट सुनाऊं, उनको कंटेंट पसंद आएगा, बोलेगा इकबाल भाई आप बनाओ, हम आपके साथ काम कर रहे हैं। और मैं कोशिश कर रहा हूँ एज ए प्रोड्यूसर, सिर्फ प्रोड्यूसर। अच्छा, एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर नहीं, एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर अभी मैं जा रहा हूँ लंदन। अभी अर्जुन रामपाल के साथ जा रहा हूँ। एक नेटफ्लिक्स का 3 महीने का पूरा उसका है, रणदीप हुडा साहब का बात चल रही है, वो भी मैं नेटफ्लिक्स के लिए OTT कर रहा हूँ। 3 महीना लंदन में रहूंगा मैं, वो फिल्म, उसके फिल्मों के एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर। लेकिन एज ए प्रोड्यूसर मैं अपने कंटेंट है ना, मैंने अपने लिए रखे हैं। अच्छे डायरेक्टरों से मेरी बात, कहानियां मैंने सिर्फ कहानियां, हाँ सिर्फ देखो, एक 1 लाइन ही होती है जो चोरी हो जाती है। मैं एक लाइन आपको सुना दिया और वो लाइन निकल गई, बस वो लाइन है। और मैं आम आदमी की लाइन पे ज्यादा काम कर रहा हूँ, लाइन पे मेरे पास है कंटेंट है। अभी इमीडिएट जो ये साल रिलीज होने वाली है, एक तो ये प्रोजेक्ट आपने बताया। हाँ, ये मैं अभी कर रहा हूँ मराठी पिक्चर 12वां खिलाड़ू। ये अभी मैं ये साल में उसको बना के रिलीज। सेकंड चांस तो मेरी आ रही है, और एक पुनिया की दुनिया भी आ रही है ना, पुनिया की दुनिया अपना जिमी शेरगिल जी है। अच्छा, जिमी शेरगिल जी है उसमें, और वो इलिया अब्राम हीरोइन है, और सरस सक्सेना जी है। वो है, पिक्चर आ रही है मेरी, दोनों पिक्चर है, यूके की पिक्चर है, वो अभी रिलीज पे है, वो दोनों है। यस, एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर। एग्जीक्यूटिव तो मैं करते ही रहता हूँ क्योंकि उससे घर चल रहा है मेरा, और मैं यूके में करता हूँ। एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर मैं यहाँ भी कम करता हूँ। पहली ये फिल्म थी एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर जो मैंने यहाँ की, ये वाली अपना रिवाज, वो भी कशिश खान प्रोड्यूसर थी, और फाइनेंसर बहुत बड़े मेरे एक दोस्त थे, तो मेरे दिमाग में आया कि चलो करते हैं। उनके साथ मैं लंदन की फिल्में कर रहा था। थैंक यू वेरी मच सर, आपने टाइम दिया। फिर मुलाकात होगी, आपकी नई मूवी रिलीज होती है। बहुत अच्छा लगा है शशि, और अपना उड़ान तुम्हारा जो चैनल है और ऑडियो है, रेडियो है ना, रेडियो भी है, यूट्यूब। हाँ, यूट्यूब भी है। मालिक कामयाब करे आपको, बहुत मेहनत करते हो आप, मैंने देखा आपकी मेहनत को, और इंशाल्लाह मेहनत कभी भी जाए नहीं जाती है। और मेहनत जो है ना, मेहंदी रंग लाती है। लगने के बाद है ना, लगाओ तो सही। अभी आप लगा रहे हो, रंग तो आएगा ही, 100% रंग आएगा। आज की अगर बात करें, एडिशनल क्वेश्चन है ये, आज की अगर बात करें तो जो डिस्ट्रीब्यूटर थे, इंडिविजुअल डिस्ट्रीब्यूटर और इंडिविजुअल प्रोड्यूसर, ये गुम हो चुके हैं इंडस्ट्री से। क्या वजह है इसके पीछे? देखिए क्या है कि मैं एक बात बोलना चाहूँगा शशि, कि जो पहले जो फिल्में बनती थी, और पहले के जो डिस्ट्रीब्यूटर थे, और पहले जो सिंगल स्क्रीन थिएटर थे, तो बहुत अच्छा था। पूरी फैमिली के साथ लोग फिल्म देखने जाते थे, पूरी फैमिली जाती थी। और एक संडे ऐसा दिन होता था कि संडे के दिन भाई माँ बाप को बोलते थे चलो फिल्म देखने जाएंगे, फिल्म भी वैसी बनती थी। और सिंगल स्क्रीन देखोगे ना तो 500-700, रॉक्सी सिनेमा में 1000 सीट हाउसफुल रहती थी, एक हफ्ता पिक्चर हाउसफुल रहती थी, है ना। और एक लिमिटेड बजट में बनती थी, वो जमाने में अच्छे प्रोड्यूसर थे, है ना। अभी क्या हो गया पता है कि सिंगल स्क्रीन जो बंद करने के बाद ये मल्टीप्लेक्स आया, कॉर्पोरेट आया, उसके बाद ये डिजिटल इंडिया आ गया, फिर आजकल मोबाइल आ गए, मोबाइल में फिल्में आ गई, फालतू चीज़ें लोग देखने लगे। घर में 10 लोग हैं तो 10 के हाथ में मोबाइल है, अलग अलग रूम में बैठे हुए, पता ही नहीं कौन क्या देख रहा है, कौन क्या पसंद कर रहा है, छोटे बड़े की तमीज़ नहीं रही। तो ये जो आने की वजह से बहुत नुकसान हो रहा है, देश का नुकसान हो रहा है, इंटरटेनमेंट खत्म हो रहा है, इंटरटेनमेंट खत्म हो रहा है। और पहले सिंगल स्क्रीन पे इंटरटेनमेंट था। मैं तो दुआ करता हूँ कि ये इंटरटेनमेंट वापस आए। और ये अभी वापस कोशिश शुरू हुई थी, पता है ना, अभी सिंगल स्क्रीन में जो थिएटरों में जब पिक्चरें नहीं लग रही थी, फिर जवान वगैरह, पठान वगैरह आने की वजह से वापस थिएटर में पब्लिक जाने लगी। अब क्या हो रहा है कि कोई मिडिल क्लास की फैमिली है ना, वो अफोर्ड नहीं कर पाती है, थिएटर की टिकटें महंगी है। फर्स्ट वीक में फ्राइडे सैटरडे संडे बहुत महंगी होती है, ज़्यादा है सर, 350-400 रुपये की टिकट। अगर 10 मेंबर है तो 5000 रुपये चला जाएगा, तो 1 महीने का राशन का पैसा गया छोटे मिडिल क्लास के लिए। और जो हाई फाई फंडे लोग हैं वही जाते हैं, वही जाएगा। आज भी देखो, अगर सिंगल स्क्रीन की बात है, अगर आप साउथ की पिक्चरें क्यों चलती है आप बताइए? साउथ भी तो इंडिया में ही है ना, मसाला है सर, मसाला है, कंटेंट है, सब है। मसाला जरूरी है कि रजनीकांत की फिल्म आई थी, अभी एक फिल्म थी, उसके अंदर बहुत साइलेंस रोल किया है रजनीकांत ने, सुपर हिट पिक्चर है। और
वहाँ की फिल्मों की है ना ऑडियंस उनको अपने हीरो को अपना भगवान मानती है और उसके साथ थिएटर तक जाती है और उन लोग पायरेसी है ना पायरेसी को चौकड़ी मारे हुए हैं। वो लोग को थिएटर में ही देखनी है, थिएटर में ही देखनी है। अच्छा दूसरा क्या है वहाँ पे प्राइस भी कम है ना। हाँ। वहाँ पे जो थिएटर के प्राइस भी कम है। यहाँ पे एक तो ऑडियंस आ नहीं रही, पब्लिक आ नहीं रही, तो इसमें प्राइस इतनी बढ़ी हुई है। कपल आते हैं सिर्फ वो सोचते हैं कि कहीं होटल में बैठेंगे 1000 रुपया चला जाएगा, कॉर्नर की सीट दे दो, दोनों बैठ के एंजॉय करेंगे 2 घंटा, है ना। लोग सिंगल मराठा मंदिर में देखिए आप दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे, आज भी चला रहे हैं। शाहरुख भाई ने बोला है कि वो पूरा वर्ल्ड रिकॉर्ड करेगी वो पिक्चर, है ना। तो क्यों चल रही है, पब्लिक जा रही है उसमें, जा रही है। मैं देखता हूँ, हर फ्राइडे में जाता हूँ वहाँ पे मेट्रो सिनेमा की तरफ, तो हमेशा मराठा मंदिर पे नजर मारता हूँ, तो हमेशा उसमें मॉर्निंग शो में वो है ही है, बैठे हुए हैं। सिनेमा पहले बहुत अच्छा था, अभी सिनेमा जो है अभी सर सिनेमा बनाने वाले जो मेकर थे पहले के डायरेक्टर जो थे वो मेहनत करते थे, वहाँ पे म्यूजिशियन मेहनत करता था, लिरिक्स वाले मेहनत करते थे। अभी तो कैसे गाने बना रहे, क्या फिल्म बना रहे हैं, गानों को रिपीट कर रहे हैं, वही कहानी। अभी भी आप देखिए, अगर कोई भी आज की तारीख में भी आप देखिए कि कोई पिक्चर में नया जो पुराना गाना रिमिक्स करके डालते वही हिट होता है। बाकी अभी के जो गाने याद ही नहीं होते, पूरे गाने पहले के सब याद है मुझे। मेरे ख्याल से मैं 90s का हूँ, मेरे को फिल्मों का शौक 90 से था, 88 90 से मैं फिल्मों में आया था, देख रहा था, मुझे उसके गाने पूरे पूरे याद है और अभी नए गाने याद ही नहीं है। तो ये पहले हमको बहुत बड़ा झटका लग गया, ये जो अपना थिएटर जो है सिंगल स्क्रीन पे बाद में भोजपुरी वालों ने कब्जा किया। भोजपुरी के जो स्टार आए वो सुपर स्टार बन गए वहाँ के। साउथ में आज भी थिएटर में पब्लिक जा रही है और अभी क्या हो गया, ये भोजपुरी वालों ने भी अभी क्या किया, ये डिजिटल का खाली पिक्चरें बेच रहे हैं, सब निकाल दिए पिक्चर छोटे। टीवी चैनल पे भी हाँ टीवी चैनल ज्यादा आ गए ना। अब एक आदमी मोबाइल में देखे, घर में देखे, ऐसा हो गया है आजकल। लोग अभी अब मल्टीप्लेक्स में क्या है, बड़ा टीवी है बस। पहले स्क्रीन होते थे, पर्दे होते थे, बहुत बड़े पर्दे होते थे, बड़े बड़े पर्दे होते थे, 70 mm में शोले, ऐसा पब्लिसिटी होती है, ऐसा पैसा उड़ाता है, नीचे सिक्का गिरता तो ऐसा लगता अपना पैसा गिर गया, ऐसा साउंड सिस्टम था। तो वो बेकर लोग थे सर। और आज भी अगर बात करें, कुछ सिंगर स्क्रीन आज भी बिजनेस करना चाहते हैं, जैसे ये मनोज जी है जो कि गैलेक्सी वाले, आज भी 130 रुपए में टिकट, उनका टिकट प्राइस कांस्टेंट सर। आज अगर देखिए मैं बताता हूँ कि बैंड्रा में ये गेटी गैलेक्सी जो थिएटर है, ये थिएटर पे पब्लिक जो आती है फ्राइडे सैटरडे संडे, अगर हर थिएटर में ऐसी पब्लिक आए तो सर इंडस्ट्री का एक आदमी भी भूखा नहीं मरेगा, एक आदमी नहीं मरेगा। उसमें इसलिए आते हैं कि लिमिटेड पैसा है वहाँ से। अच्छा वहाँ पे 3 दिन का रिपोर्ट अच्छा आया तो आपकी पिक्चर हिट है। हाँ सलमान भाई, शाहरुख भाई, आमिर भाई जाते हैं पिक्चर देखने। वहाँ गली बॉय के लिए रणवीर आया था और पब्लिसिटी किया क्योंकि उधर का ही था वो लड़का। जब आया लाइन में, उसके पहले वहीं का, उसके डैडी वहीं के बैंड्रा के तालाब के पास उनके डैडी रहते थे। तो ये आज उसने अपने आप को प्रमोट कर रहे, बैंड बाजा बारात में तो खुद ही प्रमोशन कर रहा था। हाँ देखिए आज कहाँ पहुंचा है। और आपको ये कैसे जान आया कि आमिर, सलमान, शाहरुख की मूवी में कुमार सानू का म्यूजिक लेते हैं और उदित नारायण से गाना गवाएंगे? देखिए फिर वही बात है कि ये दोनों दिग्गज जो है, ये दिग्गज है ना सर, मेलोडी के बादशाह है। शाहरुख खान को अगर कोई ने आवाज दी, उदित नारायण जी ने, कहाँ पहुंचा वो। कुमार शानू आशिकी से शुरू हुए, आज तक शुरू है। और शानूदा का जो कहना, क्या कहना है उसका, वो गाने वल्गर कभी नहीं गाया, ज्यादा उस पे हाई पिच पे नहीं, रोमांटिक गाने लोग पसंद करते हैं। आप मीठा आवाज, और सर मैं बता रहा हूँ दोनों बहुत मेरे को इतना पसंद था। मैंने क्या सोचा कि आमिर, सलमान, शाहरुख हमने जो कॉस्ट में बनाई है ना, मतलब बड़ी फिल्मों के 5 दिन का है ना मिसलेनियस अमाउंट है, ये बड़ी फिल्मों का 5 दिन का मिसलेनियस अमाउंट है, शूटिंग अमाउंट नहीं, मिसलेनियस अमाउंट। उसमें मैंने अपनी फिल्म को कंप्लीट किया है और मेरे में इतना टैलेंट है, मैंने इतना इंडस्ट्री को देखा है। मैं एक ऐसा मेकर हूँ जो ड्राई फ्रूट वाला आइटम पीनट्स में तैयार कर सकता हूँ। आपको ड्राई फ्रूट खिलाऊंगा पीनट्स के प्राइस में, और वो भी मतलब ऐसा नहीं छाप दो ठोक दो, ऐसा नहीं, रिलेशन से, पिक्चर रिलेशन से बनती है। जब पैसा लगना है, यूनिट में 50 लोग आए, 50 लोग का खाना पीना खर्चा आने वाला है, और शूटिंग मुंबई में करो, अपना 9 से रात को 9 बजे तक शूटिंग करो, अपने अपने लोगों को घर भेज दो, आपको आउटडोर जाने की जरूरत नहीं है। जाओगे तो
पूरी यूनिट को संभालना पड़ता है। सुबह से लेके नाश्ता, खाना पीना, रात को सोना, ये फिर कभी पी लिए, खा लिए, होटल का खर्चा, ये बहुत खर्चा है। आज मेरा भी नाम, अगर मैंने ये लाइन में से काम सीखा, मैंने एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर में जब काम सीखा, उसके बाद मैं लंदन गया, मुझे वीनस वालों ने लंदन भेजा, मिस्टर सुरेश बाफना जी ने, वो मेरे गॉडफादर है मुझे लंदन भेजने में। 15 साल से मैं लंदन से कमाई कर रहा हूँ, और लंदन में फिल्में बनानी होती है, किसी को एग्जीक्यूटिव करना होता है, तो बोलते इकबाल सुलेमान को बुला लो। ये क्या बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। आज हमारे वो नंबर 1 वाले वो वासु भगलानी जी, उन्होंने अभी छोटे मियाँ बड़े मियाँ की, उन्होंने तो स्टूडियो बना दिया है अक्षय कुमार के साथ पार्टनरशिप में, ये सब घर भी बना लिए, बंगले भी बना लिए। तो लंदन एक ऐसा स्टेट है, और पैसे भी हिस्सा उन लोग वहाँ के जो अपने को जो है इंटरटेनमेंट के लिए जो है, जो अपना टैक्स और बेनिफिट होता है वो देते हैं, वेट देते हैं। अपन फिल्म ईमानदारी से बनाइए, और फिल्म अच्छी बनाना ही आगे बढ़ाएगा अपने को। और एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर, जितना मुझे मालूम है, एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर का फिल्म की क्रिएटिविटी में रोल होता है, बहुत बड़ा रोल होता है, बहुत बड़ा रोल। एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर बिकम ए प्रोड्यूसर। वो एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर कब बनता है सर? वो आता है नीचे से, पहले स्पॉट होता है, फिर उसका इंचार्ज बनता है, फिर पूरे प्रोडक्शन को सीखता है, प्रोडक्शन डिजाइनर बनता है, पूरा एग्जीक्यूटिव करते रहता है, आर्टिस्टों से बात करता है, कम ज़्यादा प्राइस करता है, लोगों की बातें भी सुनता है। उसको ईपी बोला जाता है एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर को। तो वो हमेशा वो टच पे रहता है एक्टरों के। एक्टर बड़े डायरेक्टर प्रोड्यूसर से बात नहीं करते, वो एग्जीक्यूटिव से ही बात करते हैं। तो एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर का बहुत बड़ा रोल है, और वो अगर परफेक्ट है और सबको अच्छा इंटरटेन करता है, तो सर 100% वो आगे निकलेगा। मेरे को ही देख लो ना सर, आज जो भी मैंने कमाया एग्जीक्यूटिव से, फाइट मास्टर बना, फाइटर बना, यहाँ पहुँचा, आज मैं प्रोड्यूसर हूँ। अभी मैं 2 फिल्में प्लान कर रहा हूँ। मैंने अभी राज ठाकरे साहब से जो एक मराठी फिल्म कर रहा हूँ, उन्होंने अभी एक फिल्म बनाई थी अपना एक नंबर, अभी पहली बार उन्होंने एक प्रोडक्शन हाउस में अपना चालू किया है राज ठाकरे जी ने, उसमें साजिद नडियाड वाला प्रेजेंट। अब मराठी में साजिद नडियाड वाला प्रेजेंट का क्या लेना देना है बताइए? आप फिल्म बना रहे हो महाराष्ट्र के लिए, मराठी फिल्म बना रहे हो, तो प्रेजेंट तो एकनाथ शिंदे जी का नाम हो, बाबा साहेब अपना फाल्के साहब का नाम हो, है ना? तो ये सब कोई चीज आप करते हो तो ठीक है। मराठी, हम महाराष्ट्र में रहते हैं, मराठी फिल्म बनाते हैं, तो कंटेंट पे मैं आपको बताऊंगा, अगर आप मुझसे जानना चाहोगे मैं बिल्कुल बताऊंगा कि मैं जो अभी फिल्म प्लान किया हूँ। आपको एक चीज पता होगा शशि, कि 83 में हम लोग वर्ल्ड कप जीत कर आए थे फर्स्ट टाइम, है ना? उसके अंदर ना क्रिकेट का कोई भी मैच हो और हमारी टीम जहाँ भी जाती है, तो हम लोग कितना पूरा हिंदुस्तान उस पर आस लगा के रखता है। ऐसा लगता है जैसे वो लोग जंग पे गए हुए, है ना? ऐसा पूरे कि हम जीत के आए। हर आदमी की ख्वाहिश होती है ना कि वो जीत कर आए, है ना? हम इंडियन है तो इंडिया की हम तारीफ करेंगे और इंडिया के लिए जिएंगे मरेंगे, बराबर है? उसी पे सब कुछ दारो मदार होता है। तो क्रिकेट भी उसका पार्ट है हमारा, है ना, इंडिया का। तो 83 में हमको कितनी बड़ी बड़ी टीमों, जब वो वेस्ट इंडीज की टीम से हम डरते थे, ऑस्ट्रेलिया वेस्ट इंडीज की टीमों से डरते थे, लेकिन हमने उसको पछाड़ दिया। लेकिन वो पूरे सीन में, अगर आप पता नहीं आप उस टाइम पे कितनी एज आपकी हुई होगी, क्या होगी पता नहीं, लेकिन 83 में हम मैच देखते थे, और ब्लैक एंड व्हाइट का टाइम था वो टाइम पे उसमें 15 लोग गए थे, 3 एक्स्ट्रा प्लेयर थे, तो 11 प्लेयर तो विनर थे, है ना? 3 जो बैठते ना, कोई पानी ला के देता है, कोई किसी के बदली में आता है, किसी को लग गया तो आता है ना? ऐसा होता है। उसका 12वां खिलाड़ी का नाम था सुनील वत्सल। उसको, है ना, वो स्टेट अच्छा खेलता था, बहुत अच्छा स्टेट खेलता था वो, और रणजी ट्रॉफी में उसका नाम था, बड़े जैसे सचिन का और कामली का था वैसा। लेकिन उसको बेचारे को ग्राउंड में आने ही नहीं मिला, और बैट पकड़ने भी नहीं मिला, और मानो बड़ा के मेडल पकड़ रहा है। तो उसकी जो फीलिंग है ना, वो अपनी पिक्चर है 12वां खिलाड़ू, मराठी फिल्म है 12वां खिलाड़ू। और हर इंसान अपनी जिंदगी में 12वां खिलाड़ू है। माँ बाप जो है बच्चों के आगे 12वां खिलाड़ू है, बच्चा जो है पढ़ाई में जाता है वो भी 12वां खिलाड़ू है। तो अपनी जिंदगी का 12वां खिलाड़ू है मेरी ये फिल्म जो है। लगान की जो लास्ट मैच हुआ था, लगान में क्या हुआ था कि 3 टाइम का लगान माफ हो जाएगा, इसलिए वो अनपढ़ लोग ने खेला और विनर हुए, है ना? मेरी ये फिल्म के अंदर वो जो 12वां खिलाड़ू है, उसको बेचारे को खेलने नहीं मिला। आज उसकी उम्र 60 साल की है, आज 60 साल का है। वो 20 साल के बच्चों को चैलेंज किया हुआ है, जो आज के खेलने वालों को, और वो विनर होते हैं उन लोग। अभी उसका प्री प्रोडक्शन चल रहा है, कास्टिंग पे बातचीत चल रही है। सोनाली कुलकर्णी से मेरी बात हुई है, फिर अजिंक्य देव से मेरी बात हुई है। मैं हर एक को ये कहानी को सुना रहा हूँ। मेरे डायरेक्टर जो है वो प्रशांत मेरे साथ लंदन में थे अभी, और जो राइटर है वो नासिर करके है, वो बहुत अच्छी मराठी, वो यहाँ
यहाँ से ही है, अपने रत्नागिरी से। तो वो सब लोग मराठी के स्टेज के एक्टर है मेरे पास। अभी मैं मराठी लोगों से मिल रहा हूँ और मैंने टॉस लिया है कि मैंने 17 फिल्में प्रोड्यूस की है हिंदी, और मैंने पैसे कमाए हैं। एक बार आजमाता हूँ, मराठी फिल्म बनाता हूँ तो मुझे मराठी में मैं एकनाथ शिंदे जी से मिलूँगा, मैं राज ठाकरे जी से मिलूँगा, मैं हर एक ऐसे नेता से मिलूँगा। मैं थाना के लिए फिल्म बनाऊँगा तो अपना एकनाथ शिंदे जी के बेटे से मिलूँगा, कहानी सुनाऊँगा। हाँ, कहानी सुनाऊँगा। मैं ऐसा सब्जेक्ट ये बना रहा हूँ कि मीडिया खुद ये मेरे को कवर करने आ रहा है। मैं मीडिया को पे करके नहीं बुलाऊँगा, उनको आना चाहिए। और अगर आज डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें, ओटीटी में तो डिस्ट्रीब्यूशन का कोई रोल नहीं है। तो आज डिस्ट्रीब्यूशन कैसे चलता है? ऑन टेबल तो बंद हो गया होगा। देखिए आज क्या हो रहा है, आज सीधा सीधा बात हो जाती है थिएटर से और प्रोड्यूसर से। अच्छा। शाहरुख भाई जैसे अपना रेड चिल्ली के मालिक है, हाँ। ठीक है, वो फिल्म आने वाली है उसके पहले वो थिएटर की चेन बना लेते हैं। उनका फाइनेंस को, उनको किसी को, सलमान को, शाहरुख को, आमिर को ये बोलने की जरूरत नहीं कि मुझे फाइनेंस चाहिए। मार्केट में फाइनेंस है, उनके नाम पे मिलता है। करोड़ों में पिक्चरें बिक बन रही ना उनकी, करोड़ों में बिक भी रही है ना, लोग कमा रहे हैं ना, तो पैसे लगाने वाले बहुत है उनके पीछे। तो अभी ये रोल खत्म हो गया डिस्ट्रीब्यूटर का और एग्जीबिटर एंड अपना हीरो प्रोड्यूसर, वो डायरेक्ट हो गए हैं। अभी उनका टर्म चलता है, कोई फिल्म आती है तो उनका टर्म चलता है 40-50, 50-50, 40-60 रेशियो चलता है, 30-70 ऐसा रेशियो चलता है। जहाँ डन हो गया निकलता है, दोनों कमाते हैं, सब कमाते हैं। तो मतलब प्रोड्यूसर ही अपनी कंपनी बना के उसको खुद से यस 100%। और छोटी पिक्चरों की अगर बात करें तो छोटी, मैं आपको बोला ना, छोटी फिल्म जो है ना, छोटी फिल्म बड़ी फिल्म नहीं होती, स्टार कास्ट पे डिपेंड हो जाती है। लेकिन हाँ, अगर आपको छोटी फिल्म, जैसे अभी अब चलो ये वर्ड को यूज करते हैं, अगर आप उन छोटी फिल्म बनाना चाहते हैं तो मुझे लगता है कि हमारी छोटी फिल्म में अगर हमारे, जैसे कि अभी मैंने इसको सुना था अपना इसको जो डायरेक्टर है राम गोपाल वर्मा के पास असिस्टेंट थे, वो क्या नाम उनका, अनुराग बासु ना, अनुराग केशव, उनका मैंने इंटरव्यू सुना कि आज के जो एक्टर है वो इतना सता रहे, परेशान, वैनिटी ये वो, उसमें बड़ा पैसा खर्चा होता है, बड़े स्टार होएंगे तो पिक्चर जाएगी, पिक्चर चलेगी नहीं चलेगी बहुत मुश्किल है। उन्होंने क्या बोला कि उस कंटेंट अच्छा होना चाहिए और एक्टर अच्छे, NSG से बहुत अच्छे अच्छे एक्टर आए हुए, नसीर भाई आए, अमरीश पुरी जी आए, ओम पुरी जी आए, है ना, संजू कुमार दुनिया में जब थे वो भी आए थे, शत्रुघ्न सिन्हा आए हुए है ना, नवाजुद्दीन सिद्दीकी अभी आए हुए। तो ये सब जो एक्टर अच्छे हैं, आप एक कंटेंट अच्छा है, कहानी अच्छी, आप डायरेक्टर बड़ा ले लो, बड़ा बोले तो मतलब अच्छा, जो अच्छा, कल्पना आजमी थी हमारे ज़माने में अच्छी डायरेक्टर, महेश भट्ट जी अच्छे डायरेक्टर, सुभाष घई अच्छे डायरेक्टर, राज कपूर साहब अच्छे डायरेक्टर है ना। लेकिन अच्छे डायरेक्टर ले लो, अनुराग केशव जो है उसको ले लो, है ना, ये लोग को डायरेक्टर ले लो और 2 अच्छे एक्टर ले लो, लेकिन आपका कंटेंट बहुत अच्छा है। कंटेंट आपका जो है ना वो पब्लिक को समझ। अभी देखो मैंने कल देखी फिल्म रेड 2, हाँ, और अजय देवगन, देखो कौन है उसमें, अजय देवगन और अपना रितेश देशमुख। नहीं, वानी तो ठीक है, वो एक फीलर्स है, बाकी के एक्टर फीलर्स है उसमें। 2 ही दिग्गज है उसमें, सौदागर 2 ही है, एक अजय देवगन और रितेश। आप देखिए रितेश का परफॉर्म देखिए, अजय पब्लिक को जाने ही नहीं देता है, पब्लिक को पहले वाली ने भी बिठा के रखा, इसमें भी बिठा के रखा कि अब क्या होगा। एक लाफा नहीं है, अजय देवगन को लोगों को लगता है ये सिंघम है, कुछ ऐसा करेगा, है ना, लेकिन एक लाफा भी नहीं मारा किसी को। जबकि कोई आदमी अपने हाथ में कानून लेना चाह रहा था तो भी रोक देता है कि भाई इसने गलती किया है, इसको सजा मिलेगी, कानून देगा, सिस्टम देगा, लेकिन आप मत अपने हाथ में कानून लीजिए। ये अजय देवगन के वर्ड्स है, मैंने कल ही देखी, बेहतरीन पिक्चर है। तो ऐसी फिल्में बनेगी तो सुपर। वेडनेसडे, आप बताइए, 2 ही एक्टर, नसीर भाई एक नॉर्मल आदमी और अमरीश पुरी जी, अनुपम खेर जी, ये 2 ही एक्टर। आप कहाँ पिक्चर पहुंची, देखिए आप। बहुत नीरज पांडे की सर, यस राइट सर। अगर लो बजट फिल्मों की बात करें, जो लो बजट ग्लैमरस फिल्में आती थी, आज वो OTT तक सीमित रह गई है। और OTT में भी कोई गुमनाम साइट होगी, कोई गुमनाम ऐप होगा। तो ये पिक्चर पहले थिएटर में लगती थी, 50 थिएटर, 100 थिएटर, 10 थिएटर, 20 थिएटर। आपको लगता है ये जो दौर है वो वापस आएगा, वापस थिएटर में ये लगेगी ऐसी? नहीं, देखिए क्या है, पहले जो
सिंगल स्क्रीन थिएटर थे पहली बात। अभी वो जो पहले जो फिल्म बनती थी छोटे, मैं कोई प्रोड्यूसर का नाम नहीं लेना चाहता, ना डायरेक्टर का लेना चाहता हूँ, सबकी अपनी एक इमेज है और किसी की इमेज पे अपने को दाग नहीं लगाना चाहिए, है ना। मैं ये बोलने की कोशिश कर रहा हूँ कि थिएटर पे रेंट सेम था, सब कुछ सेम था, चाहे छोटी लगे चाहे बड़ी लगे, फिल्मों का रेट सब, थिएटर का रेट सेम था सब। तो वो टाइम पे मैं आपको बता रहा हूँ जब इतना इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मोबाइल नहीं था तो पब्लिक जाती थी देखने के लिए। तो ये जो बीसी सेंटर होते हैं ना, जो इंटरटेनमेंट, रिक्शा वाले, चाय वाले, साइकिल वाले, ये वो मास पब्लिक जो है ना, वो क्या होती थी, छोटी फिल्में देखती थी, गांव खेड़े में जाती थी, कम पैसे में देखने मिलती थी। और जो मल्टीप्लेक्स अभी जिसमें चल रहे, जैसे बड़े थिएटर थे पहले, मिनरवा, अप्सरा, ये बड़े थिएटर थे, रॉक्सी वक्सी, अलंकार, ये तो बड़े थिएटर थे। तो बड़े थिएटर में जब मराठा मंदिर, ये बड़े थिएटरों में पब्लिक जो जाती थी ना, थोड़ी फैमिलियर जाती थी, बड़ी अच्छी फिल्में देखने जाती थी। और दो तरह की पब्लिक है अपने पास, एक, हाँ बस। तो इसको आप दिमाग में रखिए। और ये जो चीज़ अभी, जैसे अभी मल्टीप्लेक्स आ गया, मोबाइल आ गया, अभी वो जो दौर आएगा नहीं। और अगर वो दौर आ गया सिंगल स्क्रीन का, मतलब थिएटर आएगा, सिंगल स्क्रीन वाला दौर नहीं आएगा। मल्टीप्लेक्स बन गए, वो टूट के तो बनने वाले नहीं है सिंगल। जो सिंगल स्क्रीन अभी भी जिन्होंने मेंटेन करके रखा है, देखो वहाँ पे ओपेरा हाउस आज भी मेंटेन है, मैं परसों तरसों देख कर आया, ओपेरा हाउस मेंटेन है। मिनरवा चला गया, अप्सरा चला गया, उसके आगे हम जाते हैं वहाँ पे स्टर्लिंग है, एक्सेलसियर है, वन थिएटर चल रहा है, वो रॉक्सी, हीरोज है, रीगल है, चल रहे, सिंगल स्क्रीन थिएटर है, चल रहा है, एजीटीज है, पब्लिक उसमें बराबर जा रही है। सर ऑडियंस है, लेकिन उसमें ना छोटी फिल्में नहीं लगेगी ना, वो फिल्में नहीं थी सर, वो फिल्में नहीं थी, वो फिलर्स था खाली, वो बैठने वाला काम था, बाकी कुछ वो नहीं था। फिल्में तो जो बनी पहले वो सब फिल्में ही थी। तो इसमें छोटी वो अपना ग्लैमर पिक्चर, अच्छा महेश भट्ट, जो लोग बोलते हैं कि भाई जो पहले छोटी सेक्सी पिक्चर बनती थी वैसी महेश भट्ट बनाते थे, नहीं, महेश भट्ट कंटेंट बनाते थे, अलग था। राज कपूर साहब कंटेंट, राज कपूर साहब ने भी तो एक्सपोज किया है, राम तेरी गंगा मैली, सत्यम शिवम सुंदरम, जीना तमांजी, बॉबी, उसके बेटे को उसको लॉन्च किया, ऋषि को। लेकिन मैं क्या बोल रहा हूँ, कंटेंट बनाते थे सर, स्टोरी थी सर। और अपनी फैमिली के साथ भी बैठो ना तो मजा आता था देखने। ये छोटी जो बनाते या ओटीटी पे, अभी जो आजकल क्या हो गया, हर आदमी ने ना 2-3 लाख रुपए में ओटीटी चैनल चालू कर दिया, थोड़ी बोल्ड पिक्चरें बना रहा है, डाल रहा है, उसमें चलाने की मोबाइल पे आ गया ना टाइम कि भाई चलो 99 में आप लो इतनी बोल्ड पिक्चरें देखो। इसलिए तो बहुत माहौल खराब हो रहा है। अभी अच्छी आवाज उठाई हुई है, अभी मतलब शिवसेना के एक लीडर है, उन्होंने ये कोई अभी ये अपना हाउस अरेस्ट में कुछ ऐसा कुछ कंट्रोवर्सी हुआ है एजाज भाई का, तो उसके अंदर आवाज उठाई हुई है कि भाई इस तरह का होगा तो क्या माहौल बनेगा। मुझे लगता है कि चेंज होना चाहिए। और 2007 के बाद सिंगल स्क्रीन तो बंद होते गए और ऐसी लो बजट जो फिल्में आती थी, जैसे कांति शाह, किशन शाह लोग बनाते थे, हरिनाम सिंह, जय नीलम, विनोद तलवार जी, ऐसी पिक्चरें। विनोद तलवार नहीं, विनोद त्रिपाठी। विनोद तलवार तो बड़ा आदमी है, हाँ बड़ा आदमी है, अनिल कपूर के इसमें प्रोडक्शन मैनेजर बड़े हैं वो। तो ये जो बी ग्रेड का तो ऑडियंस अलग है, तो ये जो सी ग्रेड फिल्में थी ये भी बंद होती गई और लोग जो है आज घर बैठे हैं, यहाँ एकदम छोटी पिक्चरें बना रहे हैं, जो कोई गुमनाम साइट पे चलती है, गुमनाम ऐप। देखिए आपने जितने पहले के जो मेकर लोग के नाम लिए वो तो नोवेयर है, वो तो नोवेयर है ना। पहले उसको कोई लाइक करते थे ना अभी लाइक करते कोई भी। हमारी जो फिल्म इंडस्ट्री के जो बड़े दिग्गज लोग हैं वो नहीं लाइक करते कोई। छोटे मतलब इस तरह का अगर कोई फालतू कोई भी काम करेगा उसको नहीं लाइक कर दिया जाएगा, उसको शायद कभी नहीं देंगे हमारी इंडस्ट्री के लोग, क्योंकि हमारा ही माहौल खराब होगा ना। तो वो तो बंद हो गया, अभी तो आने वाला नहीं वो दौर। और ये जो छोटे छोटे चैनल पे जो छोटी जो ग्लैमर के नाम से सेक्स वैक्स दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसे इतनी साइट भी बनी हुई है, लोगों ने अपनी पर्सनल साइटें डाली हुई है, उससे कुछ वो फर्क नहीं पड़ता, वो ऑडियंस अपना देखेगी। लेकिन जो जेन्युइन है, फैमिलियर है, वो कभी नहीं उसको लाइक करेंगे। तो ये थिएटर तो अभी चल रहे हैं ना, थिएटर तो चल रहे हैं। देखो अपना सिकंदर आने वाली थी थिएटर, फ्राइडे सैटरडे संडे हाउसफुल था। ये भी तो चली, अभी देखो अभी अपना सनी की पिक्चर क्या कमाल है। अब बताइए आप। अच्छा एक बात है, सलमान भाई भी तो इतने टाइम से सलमान खान की बात कर रहा हूँ, क्योंकि मैं भाई बार बोलता हूँ कि वो अरबाज भाई मेरे दोस्त है, सलमान भाई बोलते हैं, भाईजान बोलते हैं, बहुत अच्छे इंसान है, फैमिली अच्छी। उनके डैडी ने इतनी बड़ी पिक्चरें लिखी है, इतना उनके पास में तर्जुबा है चीज़ों का, काम कर रहे हैं। मैं ये बोलने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये जो चीज़ें है, सलमान भाई ने कभी कोई किस विंस का शॉट दिया नहीं दिया। आप बताइए कि अपना ये तुम्हारा राजश्री वाले कहाँ से शुरू हुए, कहाँ तक है, आज भी फिल्में बनाते हैं। बताइए आप। तो ऐसी फिल्में बनाओगे तो चलने ही वाली है।
दिल वाले दुल्हनिया ले जाएगी चल रही ना, चलेगी ना। हाँ, अभी चल रही है। हाँ सर, पिक्चर चलेगी। मैं बता रहा हूँ कि अगर मैं मेरे जैसा अभी जितनी भी मैं आगे फिल्में बनाना चाहता हूँ एज ए प्रोड्यूसर, और मैं काम कर रहा हूँ, मेरे को डायरेक्टर के तो एक दो ऑफर रोज आते हैं, लेकिन मैं इसलिए नहीं करता हूँ कि जो ट्रैक पे मैं चल रहा हूँ वही ट्रैक ठीक है। गाड़ी चर्चगेट से अगर विरार जाएगी तो ठीक है, वाया हो जाएगी तो गड़बड़ हो जाएगी ना, लोग नहीं चढ़ेंगे। आपकी एक मूवी है धारा, उसके बारे में बताइए। धारा, अरे बाप रे, वो एक फिल्म आई थी सदमा, हाँ। कमाल हसन की। वो फिल्म मैंने बार बार देखी थी। तो मेरे दोस्त है सुधांशु पांडे, जो अभी मैं उनकी अनुपमा सीरियल भी कर रहा हूँ। सुधांशु पांडे बहुत अच्छे एक्टर अनुपमा भी, serial। अनुपमा सीरियल भी मैं कर रहा हूँ। तो ये जो है ना अपना उसमें एज ए एक्शन डायरेक्टर भी कर रहा हूँ। और हमेशा वो जब से वो अपना डायरेक्टर कट्स बनाए ना, विदाई, ये रिश्ता क्या कहलाता है, तब मैं उनके साथ पहले से जुड़ा हूँ, अच्छा। राजन शाही साहब के साथ। वो घर की फैमिली है वैसे। तो ये जो है ना, मेरे दोस्त है सुधांशु पांडे, और ईशिता भट्ट है ना, नई आई थी हाँ। धारा की, आपने बात की ना। हाँ। तो अशोका पिक्चर आई थी उसकी, अशोका से लॉन्च हुई थी, शाहरुख खान की। अशोका में लॉन्च हुई थी लड़की, ये, और ये बहुत इनोसेंट दिख रही थी। बिल्कुल। तो मैंने बोला यार, श्रीदेवी वाला रोल इसको देते और कमाल हसन वाला इसको देते, और कहानी को चेंज करते, और कहानी को हमने चेंज किया, लंदन लेके गए, और बहुत अच्छी फिल्म। और उसके जो राइटर और डायरेक्टर थे मसूद मिर्जा, उन्होंने मार्केट और चांदनी बार में कुछ लिखा हुआ था उन्होंने, और उसके बाद मैंने उनको ब्रेक दिया एज ए राइटर डायरेक्टर। वीनस ने पिक्चर प्रोड्यूस की थी, बड़ी बेहतरीन पिक्चर। आपने आप अभी काजोल की जो सिस्टर है उनके साथ भी आप हाँ। कर रहे हैं सेकंड चांस, तनिषा तनिषा मुखर्जी, हाँ तनिषा मुखर्जी के साथ हाँ, बहुत अच्छी, हाँ कर रहा हूँ ना मैं। तनिषा जी जो है ना, बहुत अच्छी लड़की है। और हाँ, और रही बात, वो भी एक फिल्म कर रहा हूँ सेकंड चांस, अभी लंदन में मैं शूट करके आया पूरी फिल्म, एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर हूँ उसमें मैं। उसमें था मार्केट क्या पिक्चर थी, इसमें मधुर भंडारकर की फिल्म में था। अच्छा हीरो है वो, उसके अलावा भी जाकिर भाई लोग हैं। तो ये लड़की का, ये जो फिल्म मैंने की, तो उसमें मैंने डायरेक्टर दिया था प्रोड्यूसर को, सचिन करांडे, अच्छा डायरेक्टर। अनिल कपूर के लिए उसके लिए कंटेंट पास करता है वो, अच्छा। मतलब पढ़ता है उनके लिए। हाँ। तो वो मेरे एक दोस्त है महाराष्ट्र से, ये अच्छा लड़का है, टैलेंटेड है। तो उसको लेके ये कहानी जब उसको सुनाई तो बहुत अच्छी लगी। बहुत बढ़िया फिल्म, आने वाली फिल्म है मेरी। कभी आएगी ये बस इसी अभी बस 2 या 3 महीने में रिलीज है। अच्छा। बस उसकी रिलीज के लिए चल रही है ओटीटी बात। थिएटर नहीं, ओटीटी, प्योर ओटीटी। थिएटर में पूरा 50% और पैसा चाहिए रिलीज करने के लिए, प्रोड्यूसरों के पास होता नहीं है, बहुत परेशान होते हैं। और आपने 2017 के बाद डायरेक्शन नहीं किया। हाँ। आप भी आज भी बोल रहे हैं कि आपको डायरेक्शन का ऑफर आता है, बट आप कतराते रह रहे हैं। सर मैं एक बात बताऊं कि मैं डायरेक्शन अगर करता हूँ, नो डाउट मैं बता रहा हूँ कि मैं बहुत अच्छा डायरेक्टर हूँ। मैं अपने आप की तारीफ नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं कंटेंट पे काम करता हूँ, मुझे अच्छा लगता है। मैं बड़े लोगों के साथ बैठता हूँ, जो राम गोपाल वर्मा को सुनता था, मैं बहुत लोगों को सुनता था, तो मैं कहानियों पे बैठता था, उन लोग के साथ बैठा रहता था, मैं सुनते रहता था। देखो, सुनने वाला ज़्यादा फायदेमंद होता है, ऑब्जर्व होता है ना। हम लोग पीछे, हमेशा कैमरे के पीछे से मैं देखते रहता हूँ। मैं करूँगा डायरेक्ट, ऐसा नहीं है नहीं करूँगा, लेकिन मेरे को जो आ रहे हैं ऑफर आ रहे हैं, तो मेरा जो एक ट्रैक है एक्शन डायरेक्टर का, फाइट मास्टर का, तो क्या हुआ इंडस्ट्री के अंदर, जो भी फाइट मास्टर डायरेक्टर बनता है ना, तो उसकी वो जो दुकानें बंद हो जाती है, उसका सोर्स ऑफ इनकम बंद हो जाता है। तो ये क्या होता है, अरे भाई अभी तो डायरेक्टर बन गया है, तो अभी इसको मत लो, नहीं तो मेरा फाइनेंस प्रोड्यूसर उठा लेगा। बहुत अनसेक्योर हो जाते हैं लोग, है ना। अब और ये हिस्ट्री है, मैं ये बोल रहा हूँ ना, हिस्ट्री है। चाहे अपना रवि दीवान, हमारे फाइट मास्टर, बड़े फाइट मास्टर, वो टीनू वर्मा, पप्पू वर्मा, इन्होंने फिल्में बनाई फाइट मास्टर होते हुए। रोहित शेट्टी के डैडी शेट्टी साहब प्योर फाइट मास्टर है, प्योर फाइट मास्टर है। वो लास्ट तक चले एज ए एक्शन डायरेक्टर, उन्होंने फिल्म डायरेक्ट नहीं की। और वीरू देवगन जी, इन्होंने हिंदुस्तान की कसम एक फिल्म और 1-2 फिल्में और डायरेक्ट भी की। देखिए वो बैठ गए, क्योंकि उन्होंने अपना बना लिया था। अगर मेरा भी कोई ऐसा मुकाम बन जाएगा ना, अगर मेरे को मेरी फैमिली सिक्योर हो जाएगी, सब हो जाएगा, उसके बाद मैं डायरेक्शन करूँगा। और मेरे बहुत कहानी है मेरे तरफ, कहानियाँ अच्छी चाहिए लोगों को। मैं बहुत अच्छी कहानी है, ऐसा नहीं कि वो बहुत आर्टिस्टों के पास कहानियाँ पहुँचती भी नहीं है, आर्टिस्टों के पास पहुँचती नहीं। सलमान खान के पास भी उसके वहाँ जाओगे तो उसको पता ही नहीं होगा कितनी कहानी आई हुई है। और एक वो फिल्म आई थी देखो, मुन्ना भाई MBBS, उसके अंदर वो बोलता है संजय दत्त कि कितनी कहानियाँ पढ़ी नहीं,
हाँ। और राजू हिरवानी संजू मूवी में संजू में तो बताए ना उसमें हाँ, हकीकत, हाँ, हाँ। ये सेम हकीकत है इंडस्ट्री की। मतलब अच्छी अच्छी कहानी तो उसका बाप बोलता है हाँ, कि वो भाई कितनी मैंने पढ़ी? हाँ कितनी पढ़ी, हाँ। हाँ पढ़ी, अच्छी नहीं थी, बोलता है मजा नहीं आया, बोलता है मैंने पूरी पढ़ी है हाँ। और ये अच्छा है। मैं तो बाप का रोल कर ये रहा हूँ। तो राजकुमार हिरवानी पागल तो है, पागल नहीं है ना। नहीं। तो उन्होंने जो कंटेंट सोचा, उनकी फिल्में देखो, पीके है ना, फिल्में देखो उन्होंने हाँ, जो बनाई, मुन्ना भाई MBBS है ना, संजू। संजू क्या फिल्में बनाई। तो वो एज ए एक्टर भी है, वो अच्छे थे, एक्टिंग भी कर रहे थे, लेकिन उसके जहन में डायरेक्शन थी और बहुत अच्छे एडिटर, और जिन क्लास से आए हुए अपना विनोद चोपड़ा, ये सब बहुत बड़े लेवल के, मैं उन लोगों को बहुत पसंद करता हूँ।